हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और मस्त तरीके से रह रहे होंगे। तो दोस्तों 8 जनवरी को आपका पटवारी लेखपाल का पेपर है, तो उसके लिए मैंने ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए एक रीजनिंग की क्लास है जो कि मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ। और इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारी रीजनिंग की क्लास कर रखी है और आप लोगों ने देखी भी है। तो लगभग 20 क्लास हैं मैंने आप लोगों को रीजनिंग की करा रखी है। उनमें हर एक टॉपिक को बेसिक से बारीकी से करा रखा है। तो अगर आप लोगों ने डिटेल में पढ़ना होगा तो आप लोग उन क्लास को देखना, वहाँ से भी आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 20 क्वेश्चन जो कि रीजनिंग के रहने वाले हैं। और इस 20 क्वेश्चन में आप लोगों को पेपर का फेल है जो कि मैं कराने वाला हूं। यानी कि आपको पेपर के क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं यूकेपीएससी के, वही क्वेश्चन का पैटर्न मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। और आप लोगों को लगेगा हर एक क्वेश्चन पर कि हाँ यार, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है पेपर में। तो 20 के 20 क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाले हैं। और हर एक क्वेश्चन में अलग अलग कॉन्सेप्ट है जो कि लगने वाला है। और अगर आप लोगों ने अभी तक रीजनिंग नहीं देखी है तो आप लोग इस क्लास को देख के भी थोड़ा बहुत फ़ायदा ले सकते हैं, मतलब जिन्होंने पहले कभी नहीं देखी है। ठीक है, तो आप लोग बढ़िया तरीके से इस वीडियो को अंत तक देखना। और थोड़ी लंबी वीडियो हो सकती है, लेकिन हम इसमें 20 क्वेश्चन को बहुत बारीकी से पढ़ने वाले हैं और हर एक कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैं लेके आता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से हम आज की इस क्लास की शुरुआत। और हम लोगों ने यहाँ पर लगभग 20 क्लास हैं जो कि कर रखी हैं। आप लोगों ने अगर नहीं देखी हैं तो उनको देख लेना यार, क्योंकि वहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग क्या करना, उनको देख लेना। अब यहाँ पर एक सीरीज है, ये नंबर सीरीज। तो इस तरीके की नंबर सीरीज आप लोगों के सामने आ सकती है। और यहाँ पर जो अगला पद होगा वो क्या होगा, ये हमको बताना है इस क्वेश्चन मार्क पर। ठीक है, ऑप्शन आप लोगों के पास दिए रहेंगे। तो मैं ऑप्शन आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ, सीधे मैं आंसर इसका कराऊंगा, सीधे हम देखेंगे। जब भी आप लोगों के सामने ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं तो ये एक नंबर सीरीज है। ये क्या है, एक नंबर सीरीज है। और नंबर सीरीज में हम लोगों ने अब थोड़ी बहुत चीज़ें ध्यान में रखनी है और उन चीज़ों को हम देख लेते हैं। फिर इसके आंसर पर बाद में जाएंगे। पहले हम देख लेते हैं कि नंबर सीरीज में किस प्रकार से है, जो कि अगर आप लोगों के पेपर में प्रश्न आएगा तो आप लोगों को वहाँ पर डील करना है। तो देखो, नंबर सीरीज में क्या होता है, कोई भी संख्याएं हैं वो क्रम के अनुसार बढ़ती जाती हैं। क्रम के अनुसार या तो बढ़ती जाएंगी या घटती जाएंगी। तो हमको क्या देखना है, सबसे पहले उसमें हमने देखना है प्लस, दूसरा हमने देखना है माइनस, तीसरा हमने देखना है गुणा, चौथा देखना है भाग, पांचवा देखना है उसमें वर्ग, और छठा हमने देखना है उसमें क्या घन लगा होगा। मतलब हम लोगों ने ये ट्रिक लगानी है, उसमें हमने ये देखना है कि प्लस का कॉन्सेप्ट तो नहीं है, माइनस का कॉन्सेप्ट तो नहीं है, गुणा का कॉन्सेप्ट तो नहीं है, या फिर भाग का कॉन्सेप्ट तो नहीं है। हम इन चीज़ों को इसमें लगाने की कोशिश करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल में देखूं, 2, 4, 6, 8, 10। यहाँ पर क्या आप लोग देख रहे हैं, एक पैटर्न देख रहे हैं कि 2 के बाद 4 आ रहा है तो इसमें 2 जोड़ा है, 4 के बाद 6 आ रहा है तो इसमें 2 जोड़ा है, 6 के बाद 8 आया तो 2 जोड़ा है, और 8 के बाद 10 आया तो 2 जोड़ा है। यानी कि हमको एक पैटर्न देखने को मिलेगा +2 का। और यही पैटर्न है जो कि पूरी सीरीज में फॉलो हो रहा है। तो ये तो एक सरल था, मैंने आप लोगों को समझाने के लिए ये एग्जाम्पल लिया। इसी प्रकार हमको कुछ अन्य प्रकार के भी देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें 3, 7, 12, 17, 22, और नेक्स्ट क्या होगा, ये इस तरीके का। तो हम लोग अगर इसमें देखें तो 3 के बाद 7 आ रहा है तो हम इसमें 5 जोड़ेंगे, 7 के बाद 12 आ रहा है तो फिर से 5 जोड़ेंगे, 12 के बाद 17 आ रहा है तो 5 जोड़ेंगे, 17 से 22 आ रहा है तो 5 जोड़ेंगे, और 22 से अब नेक्स्ट क्या आएगा, तो यही सीरीज है जो कि फॉलो होगी। इसमें भी +5, +5, +5। तो अगला जो अंक होगा वो +5 होगा, 22 और 5 27 हमारा उत्तर होगा। यानी कि इसमें +5 वाली सीरीज है जो कि लग रही है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखना है कि इनमें प्लस तो नहीं हो रहा है या माइनस तो नहीं हो रहा है। इस प्रकार से एक एग्जाम्पल और हम ले लेते हैं। अब अगला क्या आएगा, देखो 1, 4, 9, 16, 25, और अगला क्या आएगा।
अब सबसे पहले हमारा काम तो यही होगा कि हम लोग क्या करें, जोड़ करें। तो अगर हम जोड़ करेंगे 1 से 3 में जाएंगे तो हमें 1 से 4 में जाएंगे तो 3 जोड़ना पड़ेगा, 4 से 9 में जाएंगे तो हमें 5 जोड़ना पड़ेगा, और 9 से 16 में जाएंगे तो हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 7 जोड़ना पड़ेगा, और 16 से 25 में गए तो हमको 9 जोड़ना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि एक क्रम बन रहा है 3, 5, 7, 9, यानी कि हर एक संख्या 2-2 के बाद जुड़ रही है, और अगला संख्या जो जुड़ेगी 9 में 2 अगर हम जोड़ देंगे तो 11, 9 में 2 अगर हम जोड़ देंगे तो 11 हमको जोड़ना पड़ेगा, तो 25 में 11 जोड़ेंगे तो 36 आ जाएगा। अब इसको हम एक दूसरी विधि से भी कर सकते हैं। दूसरी विधि और ज़्यादा सरल है, वो स्क्वायर वाली है। देखो, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो यहाँ पर जो आएगा वो आएगा 6 का स्क्वायर यानी कि 36। तो यहाँ पर स्क्वायर वाली ट्रिक भी आप लोग लगा सकते हैं अगर आप लोग इस तरीके से इसको समझ रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे सीधे अपने इस क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करेंगे जो कि आप लोगों के सामने पहला प्रश्न दिया है। तो ये तो था बेसिक। अब हम बात करेंगे पहले प्रश्न में। तो पहले प्रश्न में हम लोग अगर देखें 3 से 8 में जा रहा है तो +5 हो रहा है, और 8 से 10 में जाएंगे तो +2 हो रहा है, और 10 से 15 में जा रहे हैं तो +5 हो रहा है, 15 से 17 में गए +2 हो रहा है, 17 से 22 में गए +5 हो रहा है, 22 से 24 में गए +2 हो रहा है। तो अब अगला क्या आएगा, अब अगला क्या आएगा? देखो यहाँ पर सीरीज जो बन रही है वो हमारी कैसी बन रही है, +5 +2 की सीरीज, +5 +2 की सीरीज, +5 +2 की सीरीज। तो अगला वाला जो अंक आएगा वो +5 करके आएगा, +5 करके। तो 24 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 24 और 5, तो ये आ जाएगा 24 + 5 करके 29 आ जाएगा, 29 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो मेरा उत्तर आएगा क्वेश्चन मार्क पर वो आ जाएगा 29। अगर हमको एक और इसके बाद बताना होता तो +5 +2 का हम कॉन्सेप्ट लगाते, तो 29 में 2 जोड़ेंगे तो 31 आ जाता। तो ये हमारे 2 अगले वाले पद हो जाएंगे इस वाली सीरीज के। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इनको कर ले जाना, ठीक है। अब हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और समझ सकते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। जैसे आप लोगों ने पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में देखा कि 6 से 7 क्वेश्चन हैं जो कि मेरे कराए हुए आप लोगों को देखने को मिले, और इसी प्रकार पटवारी लेखपाल के एग्जाम में भी आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि यहाँ से डायरेक्टली देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखो, ये क्वेश्चन तो डायरेक्टली नहीं हो सकते, हूबहू यही क्वेश्चन नहीं हो सकता, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट जरूर हो सकता है वहाँ पर। तो आप लोग ये ना समझना कि यार यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन दे रखा था ये क्वेश्चन वहाँ पर पुटअप हो जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। रीजनिंग में ये कॉन्सेप्ट वहाँ पर लागू हो सकता है जो मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन देखो भाई, ये इस तरीके का प्रश्न आप लोगों से अक्सर पूछ लिया जाता है, और इसमें ऑप्शन आप लोगों को दे रहते हैं। यहाँ पर देखिए आप, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बनते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोगों को क्या देखना है, इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि डॉट डॉट लगे हैं, यहाँ पर 2 डॉट लगे हैं, और यहाँ पर फिर से इस तरीके से। इस प्रकार के क्वेश्चन में ये कहना का मतलब है, जिस प्रकार आम का संबंध फल से है, जिस प्रकार आम का संबंध फल से है उसी प्रकार आलू का संबंध किससे होगा, ये प्रश्न का मतलब है। और हमको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में बताना होगा। तो आम क्या है, आम एक प्रकार का फल है, ये एक प्रकार का फल है, ये इसकी विशेषता बता रहा है आम की। तो आलू क्या होगा, आलू इन 4 ऑप्शन में से क्या होगा, तना होगा, फल होगा, फूल होगा या फिर जड़ होगा।
तो बहुत से बच्चे यहाँ पर इसको जड़ करके आ जाएंगे, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो आलू है वो ज़मीन के नीचे से निकलता है, तो इसलिए बहुत से बच्चे इसको कॉन्सेप्ट को गलत ले लेते हैं। तो आलू क्या है, एक प्रकार का तना है। आलू क्या है, एक प्रकार का तना है, तो ये तना हमारा उत्तर हो जाएगा इसका। तो ठीक है, इस प्रकार आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। तो अब हम बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, देखो अब ये आप लोगों के सामने इस प्रकार के शब्द आप लोगों को देखने को मिलेंगे, डाक पेटी, पत्र, लिफाफा, वितरण और निकासी। और क्वेश्चन में आप लोगों से ये पूछा जाएगा कि इसका व्यवस्थित क्रम क्या है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्यवस्थित क्रम, या फिर आप लोगों से कह देगा सार्थक क्रम क्या है, सार्थक क्रम क्या है। तो इस तरीके के प्रश्न भी आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो आप लोग इनको छोड़ के मत आना। अब इसका कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे। कॉन्सेप्ट इसका यह है कि आप लोगों को ये जो 4 शब्द दिए रहते हैं, हमको समझना पड़ता है कि ये किस क्षेत्र के हैं। ठीक है, हमको ये समझना पड़ेगा कि इस क्षेत्र के हैं। जैसे अगर हम बात करें एक परिवार की, तो परिवार में अगर हम बात करेंगे, सबसे बड़ा मुखिया होता है। अगर हम बात करें पिता, तो सबसे बड़ा पिता हो गया। पिता का फिर क्या हो गया, बेटा हो गया या बेटी हो गया, बेटा या बेटी। और इसके नीचे अगर हम आएंगे बेटा बेटी के नीचे, तो नाती हो गया। ठीक है, तो इस तरीके के, तो एक क्रम बन रहा है ऊपर से नीचे का। और अगर हम इसके ऊपर और चले जाएंगे तो दादा आ जाएगा, दादा या फिर दादी। तो ये एक क्रम बन रहा है। अगर हम नीचे से ऊपर को जाएंगे तो नाती, बेटा, पिता, दादा। अगर हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, दादा, पिता, बेटा, नाती, तो एक सार्थक क्रम बन रहा है। लेकिन अगर हम बीच में से ऐसे उठा के कह दें पिता, दादा, नाती, बेटा, तो ये एक कोई सार्थक क्रम बन नहीं रहा है, कोई एक व्यवस्थित क्रम नहीं बन रहा है। तो हमको यही व्यवस्थित क्रम देखना पड़ता है इन ऑप्शन में, इन क्वेश्चन में। तो हम यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन को समझें, डाक पेटी, पत्र, लिफाफा, वितरण और निकासी, तो जब भी हम ऐसा शब्द आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो हम लोग इसको सीधे से ये समझना की कोशिश कर रहे हैं कि एक पत्र है, डाक पेटी यानी कि पोस्ट ऑफिस वाली बात हो रही है कहीं पर, लिफाफा यानी कि चिट्ठी की बात हो रही है, और वितरण मतलब उसको बांटना, और निकासी मतलब निकालना। तो ऐसा शब्द हम लोगों को, अगर हम इसको व्यवस्थित क्रम देखें इसका, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, लिफाफा खरीद के लाते हैं। लिफाफे में हम क्या करते हैं, पत्र रखते हैं, पत्र उसके अंदर डालते हैं, और फिर हम उसको क्या करते हैं, डाक पेटी पर पहुंचा के आते हैं। डाक पेटी यानी कि डाक खाने में हम उसको डाक पेटी में डालते हैं, और डाक पेटी से पोस्टमैन उसको क्या करेगा, निकालेगा, निकासी। तो इसका निकासी हो गया, और निकालने के बाद डाकिया जो है उसको वितरण कर देगा। तो ऐसे आप लोगों को इसका सार्थक क्रम बनाना पड़ेगा। तो लिफाफा, पत्र, डाक पेटी, निकासी और वितरण, इसका एक सार्थक क्रम बन गया। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, तो आप लोग इनको गलत मत करके आना। तो हम लोगों ने यहाँ पर 3 क्वेश्चन हैं जो कि कर लिए हैं। अब हम चलेंगे चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन देखेंगे और बढ़िया तरीके से हम इसको भी समझेंगे। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना। आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि डायरेक्टली क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखते हुए और यूकेपीएससी का पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ये 20 के 20 क्वेश्चन हैं जो कि मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। और अब देखो चौथा क्वेश्चन हमारा आज का है, तालिका, पोस्टर, आरेख और कागज। ये आप लोगों के सामने 4 शब्द दिए रहेंगे, और इस प्रश्न में आप लोगों से ये पूछा जाएगा कि उपरोक्त में
उपरोक्त में विषम छांटें, उपरोक्त में विषम छांटें, या फिर आप लोगों से कह देगा असंगत को चुने, ठीक है, या फिर आप लोगों से कह देगा भिन्न कौन सा है, भिन्न कौन सा है, ये आप लोगों से कह देगा प्रश्न में। उपरोक्त में से आप लोगों को विषम छांटना है, असंगत चुनना है, या फिर भिन्न को छांटना है। जैसे अगर हम बात करें, एक क्लास है, एक कक्षा है, इस कक्षा में क्या है, स्टूडेंट है, स्टूडेंट। अब स्टूडेंट की संख्या इसमें हम मान लेते हैं 7 है, इसमें कितने हैं, 7 हैं, ये 7 स्टूडेंट हैं, और ये 7 स्टूडेंट में से 6 स्टूडेंट हैं जो कि बॉय हैं, बॉय हैं, ये लड़के हैं, और एक स्टूडेंट इनमें से गर्ल है, एक स्टूडेंट गर्ल है यानी कि लड़की है। तो आप लोगों को डायरेक्टली ये समझ में आ गया है कि 7 में से एक अलग स्टूडेंट है जो कि लड़की है, यानी कि ये लिंग के आधार पर अलग है। वैसे तो स्टूडेंट समान होते हैं, लेकिन ये लिंग के आधार पर, जेंडर के आधार पर सबसे अलग है। तो इन 7 में से सबसे अगर हमको भिन्न चुनना होगा, या विषम चुनना होगा, या असंगत चुनना होगा, तो हम इस गर्ल को कहेंगे कि ये सबसे भिन्न है, सबसे अलग है, सबसे विषम है, सबसे असंगत है। तो ऐसे ही हमको यहाँ पर भी ध्यान में रखना पड़ता है, तालिका, पोस्टर, आरेख और कागज में, इन चारों में हमको बताना पड़ेगा कि अलग कौन सा होगा, या भिन्न कौन सा होगा, या असंगत कौन सा होगा। आप लोग खुद भी थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं, फिर मैं आप लोगों को इसका आंसर करता हूँ। देखो, अगर हम तालिका की बात करें, अगर मेरे पास कोई एक पेज है, एक पेज ये रहा, इस पेज में मैं तालिका बनाऊंगा। तालिका इस तरीके की हम तालिका ही बनाते हैं, जब भी आप लोग नोट्स बनाते होंगे तो तालिका के माध्यम से बनाते होंगे। और इसी पेज में हम कहीं कहीं पर पोस्टर भी बना देते हैं, पोस्टर, और इसी में हम आलेख भी बना देते हैं, आरेख, आरेख, आरेख मतलब ग्राफ वगैरह जो भी चीज़ें हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक पेज में हम लोगों ने तालिका भी बनाई, पोस्टर भी बनाया, आरेख भी बनाया। क्या हम एक पेज में कागज को बना सकते हैं? नहीं बना सकते। कागज में ही तो ये सारी चीज़ें बनाते हैं हम, तालिका, पोस्टर, आरेख, ये सारी की सारी चीज़ें हम कहाँ पर बनाते हैं? एक कागज में बनाते हैं। तो यानी कि ये तालिका, पोस्टर और कागज, ये कोई एक प्रकार के चित्र हैं ये, और ये कहाँ पर बनाए जा रहे हैं? ये बनाए जा रहे हैं कागज में। तो कागज जो है सबसे भिन्न हो गया, कागज को थोड़ी बनाया जा रहा है, कागज पे बनाया जा रहा है। तो इसलिए हमारे पास ये जो कागज हो गया वो असंगत हो गया, या फिर इसको हम विषम कहेंगे या फिर भिन्न कहेंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोगों के एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 4 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, 4 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर कर लिए हैं। अब देखो, अब अगला क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। 5वां क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन देखो, ये इस तरीके के क्वेश्चन भी आप लोगों से बहुत बार पूछे जाते हैं, और आप इन क्वेश्चन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि मैं आज करा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखना। अब ये आप लोगों के सामने 5 वर्ड लिखे हैं मैंने, हैंग, हाइड, हर्ड, हिल और हैंड। आप लोगों से क्वेश्चन इस प्रकार से 5 ऑप्शन, 5 ये दिए रहेंगे, और इस प्रकार से आप लोगों को इनमें से ऑप्शन दिए रहेंगे। पहले में ए ऑप्शन आप लोगों को दिया रहेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। इसी प्रकार आप लोगों को क्रम दिए रहेंगे, और आप लोगों को क्रम बताना होगा। कौन सा क्रम? क्वेश्चन देखो, अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा? अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित क्रम। अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित क्रम कौन सा होगा, ये पूछ लिया जाएगा। या ये पूछा जाएगा कि पहले स्थान पर कौन आएगा, दूसरे स्थान पर कौन आ सकता है,
तीसरे स्थान पर कौन आ सकता है, चौथे स्थान पर कौन आ सकता है, पांचवें स्थान पर कौन आ सकता है अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार। जैसे अगर मैं यहाँ पर कुछ नाम लिखूं, जैसे हम एप्पल लिखता हूं मैं एप्पल, और कैट में लिख दूं, डॉग में लिख दूं, और होम मैंने लिख दिया। एप्पल, कैट, डॉग और होम, इनमें से अंग्रेजी में सबसे पहले कौन सा आता है, कौन सा लेटर आता है? तो अंग्रेजी शब्दकोश का मतलब है अंग्रेजी जो डिक्शनरी होती है उसमें सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा। तो अंग्रेजी डिक्शनरी आप लोगों को ध्यान में रखनी है, और अंग्रेजी डिक्शनरी में आप लोगों ने सबसे पहले देखा होगा कि ए नाम के जितने भी होते हैं वो सबसे पहले आते हैं, फिर बी नाम के हैं जितने भी वर्ड होंगे, जितने भी शब्द होंगे वो आएंगे, फिर सी नाम के, फिर डी नाम के, फिर ई नाम के, इस प्रकार लास्ट में जेड नाम का शब्द आएगा। लेकिन अगर आप लोगों के पास इस प्रकार से अगर हम देखें एप्पल, कैट, डॉग और होम में, तो एप्पल सबसे पहले आ जाएगा, ए फॉर एप्पल, फिर ए के बाद बी तो है नहीं, सी आ जाएगा, तो दूसरे नंबर पर कैट आ जाएगा, तीसरे पर डॉग आ जाएगा और चौथे पर होम आ जाएगा। ये तो था अलग अलग। जब यहाँ पर पहला ही लेटर अलग अलग दे रखा है देखो, तो हमको छांटने में कोई दुविधा नहीं हुई। ए, सी, डी, एच अलग अलग है, आसानी से हम लोगों ने छांट लिया। लेकिन अगर यहाँ पर देखो सब में एच 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 है, सब में एच एच है, तो इस प्रकार के शब्दों को हम किस प्रकार से डिक्शनरी ऑर्डर में रखेंगे, ये एक बड़ी दुविधा बन जाती है। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि ए के बाद ए, फिर ए के बाद ए वाले कितने शब्द आ रहे हैं वो हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि बी 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 इस प्रकार से, फिर सी सी सी, उसी प्रकार बी में भी ए बी सी, सी में भी ए बी सी, डी में भी ए बी सी, ए बी सी, इस प्रकार से हम इस तरफ भी बढ़ते जाते हैं, ए बी सी डी से जेड तक। ठीक है, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं इसको डायरेक्टली क्वेश्चन पर लेके चलता हूँ, फिर ज़्यादा आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं सीधे डायरेक्टली क्वेश्चन पर लेके चलता हूँ और डायरेक्टली क्वेश्चन पर हम इसको समझेंगे। देखो अगर हम बात करें सबसे पहले कौन सा आएगा, तो यहाँ पर भी पहला अंक पहला लेटर देखेंगे एच 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 एच। हम नहीं बता सकते पहले लेटर को देखते कि कौन सा पहला आएगा, तो यहाँ पर हम पहले का क्रम निर्धारित नहीं कर सकते, लेकिन हमें इतना पता है कि सबसे पहले तो एच आएगा। अब हम देखेंगे दूसरा लेटर। दूसरा लेटर देखो, दूसरा लेटर यहाँ पर हमको देखने को मिला ए, यहाँ पर देखने को मिला आई, यहाँ ई, यहाँ आई और यहाँ ए। तो हम क्या समझ रहे हैं, दूसरे वाले में हम अब अनुमान लगाएंगे कि कौन सा पहले आता है। तो ए पहले आता है और ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है। तो पहले में क्या आ सकता है, या तो हैंग आ सकता है, या तो हैंग आ सकता है, या फिर हैंड आ सकता है, या फिर हैंड आ सकता है। इन दोनों में से पहले में आ जाएगा कोई ना कोई। अब हम तीसरा देखें इसी में। अब इसी में क्रम निर्धारित कर लेते हैं। एच ए तक तो हम लोगों ने देख लिया, फिर एन देखो, यहाँ पर भी एन, यहाँ पर भी एन, हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, तो यानी कि कोई भी आ सकता है। अब हम बात करेंगे जी और डी की। जी और डी में पहले कौन आता है, तो आप लोग कहेंगे पहले डी आता है फिर जी आता है, पहले डी फिर जी, तो ये बन गया पहला और ये बन गया दूसरा। तो हमारे पास हैंड है जो कि सबसे पहले बना, फिर हैंग आएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले हैंड और फिर उसके बाद दूसरे पर आ जाएगा हैंग। तो पहला हम लोगों ने लिखा हैंड और दूसरे पर आएगा हैंग। अब देखो इसको हम हटा देते हैं, क्यों? क्योंकि अब ये हम लोगों ने नीचे लिख लिया। अब यहाँ पर देखो एच आई, एच ई, एच आई, तो आई पहले आता है या ई पहले आता है? देखो आई पहले आता है या फिर ई पहले आता है? तो आप लोग बोलेंगे ई पहले आता है, ई फॉर एलिफेंट पहले आएगा। तो ये ऑटोमेटिकली ये हमारे पास पहले आ गया है। तो तीसरे पर हम लोगों ने लिख दिया एच ई आर डी, तीसरे पर हम लोगों ने हर्ड लिख दिया। अब इसको भी मिटा दो यहाँ से। अब बचा हमारे पास हाइड और बचा हिल। हाइड और हिल,
तो यहाँ पर देखो एच आई एक जैसे हैं, एच आई एक जैसे हैं, हम लोग इसमें नहीं बता सकते। तो अब हम इसके बाद वाला लेटर देखेंगे, यहाँ डी है, यहाँ एल है, यहाँ डी है, यहाँ एल है, तो सबसे पहले डी आता है या एल आता है? तो आप लोग कहेंगे कि डी पहले आता है, एल बाद में आता है, तो ये बन जाएगा मेरा पहला, ये बन जाएगा दूसरा। तो ये आ गया मेरे पास चौथे पर, ये हाइड मेरे पास आ गया चौथे पर, और पांचवें पर मेरा आ गया हिल, पांचवें पर मेरा हिल आ गया। तो यही मेरा अंग्रेजी शब्दकोश का व्यवस्थित क्रम बन गया। तो पहला क्या हो गया? हैंड, हैंग, हर्ड, हाइड और हिल। तो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा? आप लोगों के एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा तो गलत मत करके आना, बढ़िया तरीके से इस क्वेश्चन को करके आ जाना, ठीक है? तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर जो चीज़ें आप लोगों को समझ में नहीं आती हैं तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में उसको समझाने की कोशिश करूँगा। कोई भी क्वेश्चन जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल में पूछ सकते हैं, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। 5 क्वेश्चन हैं जो कि हम लोगों ने कर लिए हैं। अब हम चलेंगे छठे क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन हम देखेंगे। छठा क्वेश्चन हमको अक्सर एक क्वेश्चन इस प्रकार का भी देखने को मिलता है पेपर में, और वो क्वेश्चन है आकृति का। वो क्वेश्चन है आपका आकृति निर्माण का। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है और इसमें हमको क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? त्रिभुज की संख्या कितनी है? त्रिभुज की संख्या हमको निकालनी है इस वाले क्वेश्चन में। तो देखो दोस्तों, अक्सर हम लोग अगर एक एक त्रिभुज करके गिनेंगे तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, मतलब हमको समय ज़्यादा लग सकता है और हम कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने ट्रिक के माध्यम से त्रिभुजों की संख्या निकालना सीखा था, आयतों की संख्या निकालना सीखा था, वर्ग की संख्या निकालना सीखा था। अलग अलग मैंने वीडियो आप लोगों को आधे घंटे की दे रखी है, तो आप लोग उसको ज़्यादा डिटेल में वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखेंगे सिर्फ, और त्रिभुजों की संख्या का एक ट्रिक सीखेंगे। तो देखो, एक कॉन्सेप्ट हम लोग देखें तो त्रिभुजों में यहाँ पर एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है। इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी है? 1 है। अगर मैं इसमें इस तरीके का बना दूं, अब मैंने त्रिभुज ये बना दिया, इसमें कितने त्रिभुज होंगे ये हमको बताना है। तो हम लोग कहेंगे कि इसमें 2 त्रिभुज देख रहे हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, ठीक है? ये नॉर्मल सी बात है कि इसमें 2 त्रिभुज दिख रहे हैं, लेकिन क्या त्रिभुजों की संख्या 2 ही होगी इसमें? तो हमारा आंसर होगा नहीं, इसमें त्रिभुजों की संख्या 2 नहीं होगी। कैसे नहीं होगी? देखो, एक त्रिभुज तो ये वाला बना, एक त्रिभुज राइट साइड वाला बना, 2 त्रिभुज तो ये हमको आगे से दिख रहे हैं, लेकिन एक त्रिभुज ये जो बड़ा वाला है, जो बड़ा वाला है वो भी तो है, तो इसलिए इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 3 त्रिभुज बन रहे हैं। इस वाले क्वेश्चन में 3 त्रिभुज बन रहे हैं, लेकिन हम इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे पढ़ेंगे? देखो, अगर हम इसको शॉर्टकट में निकालने की देखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे 1, यहाँ पर लिखेंगे 2। हम इन दोनों को अब जोड़ देंगे, 1 + 2 तो कितना आ गया? 3। तो इस पूरे में कितने त्रिभुज हो गए? 3 त्रिभुज। एक एग्जाम्पल और ले लो और फिर हम आगे को बढ़ेंगे। इसमें कितने त्रिभुज होंगे? तो मैं यहाँ पर काउंटिंग लिख दूंगा, 1 2 3, और इन सभी को जोड़ दूंगा, 1 + 2 + 3। तो 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा? 3 3 6। इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 6 त्रिभुज हो जाएंगे। अगर इसी प्रकार ये क्या करूं, मैं इसको ये करूं, देखो ऐसा कर देता हूं, तो अब इसमें त्रिभुज कितने होंगे? देखो, ये बीच से मैंने अगर ये वाली लाइन को नहीं लिखता, ये वाली लाइन को अगर मैं नहीं बनाता, तो कितने त्रिभुज होते हैं इसमें? 1 2, 1 और 2 जोड़ के यहाँ पर कितने आ जाएंगे? 3। अभी तो 3 त्रिभुज बन रहे हैं, लेकिन अगर मैं इसको बीच से इस प्रकार से काट दूं तो ऊपर भी तो एक त्रिभुज बन गया। अब
ऊपर जो ये वाली लाइन है इसके आने के बाद ऊपर भी तो त्रिभुज बने, और ऊपर त्रिभुज ऐसा वाला त्रिभुज बन गया, देखो फिर से, ठीक है, ऐसा वाला त्रिभुज बन गया है। तो अगर मैं इसको अब अलग से काउंट करूं तो 1 + 2, यहाँ पर भी 3 हो गए, तो 3 तो हो गए यहाँ पर ऊपर, और 3 बन गए हैं बड़े वाले को मिलाकर, तो 3 और 3 कितने बने, 6 त्रिभुज बन गए मेरे टोटल। इसमें मेरे 6 त्रिभुज टोटल बन गए। तो ऐसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अब हम देखने वाले हैं, और इस त्रिभुज में हम त्रिभुजों की संख्या निकालेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको नोट डाउन कर लें, और फिर हम चलेंगे इस मेन वाले क्वेश्चन में, जो कि हमारा आज का क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन। हम चलेंगे छठे क्वेश्चन में और बढ़िया तरीके से इसको समझेंगे। आप देखो, इसमें हमको त्रिभुजों की संख्या बतानी है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। ऊपर से नीचे की ओर देखो, ऊपर ये वाला, ऊपर ये वाला, इसको मैंने बना दिया। तो इसमें कितने त्रिभुज हो सकते हैं, 1 और 2, यानी कि 1 + 2 मैंने लिखा, 3 त्रिभुज इसमें हो सकते हैं। अब मैंने इसको और आगे को बढ़ा दिया, और आगे को बढ़ा दिया, ऐसे देखो, तो ये ऐसा बन गया। ये देखो, ये बिल्कुल इसी तरीके का बन रहा है, अलग से बना दिया। तो यहाँ पर वही वाला कॉन्सेप्ट लग रहा जो अभी हमने देखा, 1 + 2, यहाँ पर भी लिखो, 3 हो गया। तो 3 और 3 6 त्रिभुज तो ये बन गए हमारे। यहाँ पर तक हमारे 6 त्रिभुज बन गए हैं ऊपर। अब हम नीचे को आए, नीचे को, तो नीचे को देखो इस प्रकार से है ये। अब नीचे को इस प्रकार से है कुछ, ठीक है। अब ये देखो उल्टा कर दिया इसने। अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, इसको ऐसे देखा था, ये अब इसने उल्टा कर दिया। तो उल्टा कर दिया तो उसमें भी तो वही कॉन्सेप्ट होगा, वही तो कॉन्सेप्ट होगा जो ऊपर बन रहा था, ठीक है। तो इसमें भी कितने त्रिभुज बने, 3 त्रिभुज बने। इसमें भी कितने त्रिभुज बने, 3 त्रिभुज बने नीचे वाले में। तो 1 + 2 मैंने लिखा, तो ये बन गया 3। तो अब अभी तक हमारे पास कितने त्रिभुज बन गए हैं, 3 3 3, 9 त्रिभुज बन गए हैं। अब हम देखते हैं, ये देखो इतना वाला तो पोर्शन हमारे पास सामने आ गया है, जिसमें हम लोगों ने त्रिभुज बना दिया है। ये कलर वाला, इसके अंदर का त्रिभुज हम लोगों ने बना दिए हैं कि कितने त्रिभुज आएंगे, ठीक है। अब देखो इसके बाहर एक त्रिभुज ये बन रहा है, जो कि ये खाली दिख रहा है आप लोगों को। एक यहाँ पर बना, एक यहाँ पर भी बना, और एक यहाँ पर बना, एक यहाँ पर बना। तो टोटल कितने हो गए, 4 त्रिभुज हो गए जो कि बाहर बन रहे हैं। 4 त्रिभुज हैं जो कि बाहर बन रहे हैं। अब देखो 3 3 6 6 3 9, 9 और 4, 9 और 4, तो ये हो गया 13 त्रिभुज। 13 त्रिभुज तो अभी तक हमारे पास निकल के आ गए हैं। अब देखो यहां पर अब हम देखेंगे, देखो इस वाले में अगर मैं इस पूरे वाले की बात करूंगा, ये अभी तक पहले हम लोगों ने इस तरीके से देखा, ये ऊपर था। तो ये ऊपर के बाद अगर हम इसमें नीचे वाला मिला दें, तो जब ये नीचे वाला हम लोगों ने इसमें मिलाया, तो इस नीचे के मिलाने के बाद कुछ नई फॉर्मेशन इसमें हुई। और नई फॉर्मेशन कौन सी वाली हुई, ये जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, ये वाली फॉर्मेशन। ये एक नया त्रिभुज बन रहा है इसमें, तो एक त्रिभुज ये बना। इसी प्रकार लेफ्ट साइड में भी हम आएंगे, तो एक त्रिभुज यहाँ पर भी बनेगा, तो एक त्रिभुज यहाँ पर भी बन गया। तो 13 में अगर हम 2 और जोड़ दें, तो टोटल 15 त्रिभुज इसमें बन जाएंगे इस वाली आकृति में। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन और ट्रिक कैसी लगी, आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना। तो 15 त्रिभुज होंगे जो कि हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 6 क्वेश्चन हम लोगों ने कर दिए हैं। आप लोगों को 6 के 6 क्वेश्चन कैसे लगे, तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में पूछे जाते हैं। तो बढ़िया तरीके से आप लोग इनको समझना और करके आना। अब हम 7वें क्वेश्चन की ओर चलेंगे, 7वें क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, हम 7वें क्वेश्चन की ओर अब चलते हैं। और देखो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को बहुत बार देखने को मिलते हैं। 7वां क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत बार देखने को मिलते हैं इस तरीके के, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आप लोग इनको भी बढ़िया तरीके से सीखना आज, और एग्जाम में आएगा तो आप लोग इनको बढ़िया तरीके से कर ले जाना यार। देखो हम इसको अब समझते हैं कि इसमें क्या ट्रिक लग रही होगी। इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए आप लोगों को क्या देखना है, इसमें आप लोगों को देखना है कि इसमें बड़ी संख्या कहाँ पर लिखी है। तो बड़ी संख्या हम लोगों को अक्सर इसके बीच में देखने को मिलती है ये। तो क्वेश्चन को करने से पहले एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन ना आप लोगों को यहाँ पर तो त्रिभुज में दे रखा है, त्रिभुज में हो सकता है आप लोगों को इस प्रकार से गोले में भी दे दे, ये गोले में भी दे दे, इस प्रकार से गोले में भी दे दे, हो सकता है आप लोगों को ये वर्ग में भी दे दे, इस प्रकार से बैठाल कर कुछ ना कुछ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये आकृति बदलते हुए दे देगा, लेकिन कॉन्सेप्ट हर कहीं पर एक जैसा ही लगेगा। नियम हर जगह एक सा लगेगा, करने का तरीका हर जगह एक सा लगेगा, लेकिन इसको बनाने का तरीका अलग अलग ये कर देगा। कहीं पर आप लोगों को गोल घेरे में दे देगा, कहीं पर आप लोगों को ये त्रिभुज में बैठाल के दे देगा, कहीं पर ये आप लोगों को वर्ग में दे देगा, स्क्वायर में दे देगा। तो आप लोग घबराना मत, मैं सिर्फ आप लोगों को यहाँ पर त्रिभुज वाला बताने की कोशिश करूँगा और बढ़िया तरीके से इसको हम कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है, 19 है सबसे बड़ी संख्या। पहले वाले में हम लोग क्या देख रहे हैं, 19 है। ये जो 19 है ना, ये 19 जो है ये 5, 4 और 3, 5, 4 और 3, इन 3 अंकों से मिलाकर 19 हमने लाना है किसी न किसी प्रकार से। या तो हम इनमें क्या कर सकते हैं, इनमें हम क्या कर सकते हैं, इनमें हम जोड़ कर सकते हैं, घटाना कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। तो ये सारे काम का हम लोग करके देखेंगे। अगर इन काम को करने के बाद हमारे पास ये उत्तर आ जाएगा तो हम बोलेंगे आंसर हमारा आ गया है। तो सबसे पहला काम होगा हमारा जोड़ने का, और हम क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ देंगे। तो सभी को जोड़ दें, अगर हम 5, 4 और 3 इन सभी को जोड़ के कितना आ रहा है, देखो 5 में 4 जोड़ा 9, 9 में 3 जोड़ा 12, यानी कि हमको ये जोड़ का काम यहाँ पर नहीं मिल रहा है, जोड़ का काम है जो कि नहीं मिल रहा है। इसी प्रकार अगर हम घटा दें आप यहाँ पर घटाने का काम, तो देखो यहाँ पर घटाने का काम अगर करेंगे तो 19 घटाकर भी नहीं आएगा, 19 जो है वो घटाकर भी नहीं आ रहा है। अब हम गुणा करें तो 5 गुणा 4 गुणा 3 अगर हम करेंगे तो 5 को 20, 20 3 60, तो ये गुणा करके भी नहीं आ रहा है, और भाग करके तो नहीं आएगा क्योंकि 19 है और छोटी संख्याएं हैं। तो जब भी हमारे पास एक चिन्ह का प्रयोग करके नहीं आएगा तो हम यहाँ पर 2-2 लॉजिक लगाने की कोशिश करेंगे, 2-2 अंक का। देखो कैसे, अगर मैं इस 5 और इस 3 को आपस में गुणा करूं, इस 5 और इस 3 को आपस में गुणा करूंगा तो 5 और 3, 5 गुणा 3 कितना बन गया, 15 बन गया। और आप लोग यहाँ पर 19 देख रहे हैं तो, और यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 4 है। 15 में अगर मैं 4 को जोड़ दूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 15 + 4, तो ये आ जाएगा 19। तो कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सीख लिया कि हम लोगों ने क्या किया, ये जो आमने सामने की भुजाएं हैं इनमें से इन दोनों को गुणा किया और बाद में जो संख्या बची उसमें जोड़ दिया। यही नियम इसमें भी फॉलो करके हम देखेंगे कि क्या यहीं पर इस वाले में भी ये सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ये यहाँ पर लागू होगा तो हम इसमें भी लागू कराएंगे, अन्यथा नहीं कराएंगे। तो देखो 6 गुणा 4, 6 गुणा 4, 6 चौक 24 होता है, और इस 24 में अगर मैं 5 को जोड़ दूंगा, 24 में अगर मैं 5 को जोड़ दूंगा तो ये मेरे पास 29 बन जाएगा, और 20 में 29 आ रहा है। तो बिल्कुल सही लॉजिक मैं लेके चल रहा हूँ। अब यही लॉजिक हम यहाँ पर भी लगाएंगे, 7 और 5, 7 और 5 को हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 7 पंजे कितना होता है, 7 पंजे होता है 35, और 35 में अब मेरे को क्या करना है, इस 6 को जोड़ देना है। तो 35 और 6, तो ये कितना आ गया, 41 आ गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में मेरा जो आंसर आएगा वो 41 आ जाएगा। तो आप लोगों को आंसर अब 41 देखने को आप लोगों के ऑप्शन में मिलेगा, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। तो आप लोगों के एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग इनके लिए भी यहाँ पर रेडी रहना। 8वां प्रश्न हम देखेंगे। अब देखो
इस तरीके के प्रश्न आप लोगों को खूब देखने को मिलते हैं आप लोगों के यूकेपीएससी के द्वारा। देखो ये आप लोगों को बॉक्स में दे दिया और पूछ रहा है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या आएगा, इस क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा ये हमको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन में हम फिर से यही वाला लॉजिक लगाएंगे जो कि हम लोगों ने ऊपर लगाया। ऊपर हम लोगों ने कौन सा लॉजिक लगाया कि बड़ी संख्या हम लोगों ने देखी और छोटी संख्याओं को मिलाकर बड़ी संख्या लाने की कोशिश की। हमने छोटी संख्याओं को मिलाकर बड़ी संख्या लाने की कोशिश की और फिर हमने आंसर निकाला। तो यहाँ पर भी हम वही लॉजिक लगाएंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि बड़ी संख्या कहाँ पर है और वो बड़ी संख्या छोटी संख्याओं से मिलकर कैसे आ सकती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें 144 है जो कि बड़ी संख्या दिख रहा है। अच्छा, इसमें हम लोग ये देखते हैं कि सबसे पहले तो ये इस प्रकार से हम लोग इसको देख सकते हैं। दो तरीके हैं इसको देखने का, एक तो हम इस प्रकार से जा सकते हैं, लेफ्ट से राइट जा सकते हैं हल करने के लिए। दूसरा काम हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम ऊपर से नीचे जा सकते हैं, ऊपर से नीचे भी जा सकते हैं। तो दोनों तरीके से हम जा सकते हैं और दोनों तरीके में से जहाँ पर हम लोगों को लॉजिक देखने को मिलेगा, जहाँ पर हम लोगों को लगेगा कि ये लॉजिक सही बैठा है तो हम उसको अपना लेंगे। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले हम ऐसे ही जाने की बात कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट हम जाते हैं, लेफ्ट से राइट हम गए 25, 44, 144 और 60। तो ये 144 है जो कि इनमें सबसे बड़ी संख्या है, 144 बड़ी संख्या है। ये 144 कैसे आ रही होगी ये हमने देखना है। तो ये 144 25 और 60 को मिलाकर आ रही होगी और 25 और 60 को हम जोड़ देते हैं, 25 और 60। तो क्या 25 और 60 मिलाकर 144 आ रहा है? ये तो 85 आ रहा है, 85 आ रहा है, नहीं आ रहा। तो हमारे यहाँ पर जो जोड़ने वाला काम है वो गलत बैठ रहा है, हम यहाँ पर जोड़ का काम नहीं करने वाले हैं। अब देखो 25 और 60 की हम गुणा करेंगे तब भी 144 नहीं आ सकता, हम इसमें अगर घटाने की कोशिश करेंगे तब भी नहीं आ सकता, हम इसमें भाग करने की कोशिश करेंगे तब भी 144 नहीं आ सकता। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें दूसरा लॉजिक लगाने की कोशिश करेंगे। और दूसरा लॉजिक क्या है, हमने अभी देखा कि हम क्या कर देंगे, अगर हमारा काम प्लस माइनस गुणा भाग से नहीं चलेगा, अगर हमारा काम प्लस करके नहीं आ रहा है, माइनस करके नहीं आ रहा है, गुणा करके नहीं आ रहा, भाग करके नहीं आ रहा है, तो हम अब वर्ग करेंगे, वर्ग। तो अब वर्ग करेंगे, देखो यहाँ पर 25 है और ये 25 किसका वर्ग होता है, 25 होता है 5 का वर्ग। और ये 144 किसका होता है, 144 होता है 12 का वर्ग, 144 होता है 12 का वर्ग। तो आप लोगों को वर्ग भी याद करने पड़ेंगे। जब मैंने आप लोगों को इस टाइप की ट्रिक बताई थी, जब मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया था, तो मैंने आप लोगों से कहा था कि 1 से 25 तक के वर्ग हैं जो कि आप लोगों को याद करने हैं। और जब आप लोगों को ये वर्ग याद हो जाएंगे तो आप लोग इनको आसानी से कर ले जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि 144 12 का वर्ग होता है, तो अगर आप लोगों को वर्ग याद नहीं है तो आप लोग कैसे बता पाएंगे कि ये किसका वर्ग होता है, किसका नहीं होता है। तो वहाँ पर आप लोगों को थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप लोगों को वर्ग याद हैं तो आप लोग आसानी से कर ले जाएंगे, आपके माइंड में डायरेक्टली क्लिक कर जाएगा कि यहाँ पर वर्ग वाला कॉन्सेप्ट है जो कि लग रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर हम 60 लिख देते हैं, 60 किसी का वर्ग नहीं होता, 60 किसी का वर्ग नहीं होता। 81 किसका होता है, 9 का वर्ग होता है। और 125 किसका होता है, 15 का होता है। और 135 किसी का नहीं होता, तो हम लोग इसको ऐसे ही लिख देते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर 49 ये किसका वर्ग होता है, 7 का होता है। 289 किसका होता है भाई, 17 का होता है। 289 किसका होता है, 17 का होता है। और अब हमको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में बताना है कि क्या आएगा। तो अब हमारे पास ये नई टेबल है जो कि हम लोगों ने बना दी है। इसी टेबल को लगाकर इस नई टेबल हम लोगों ने बना दी। अब देखो यहाँ पर 60 कैसे आ रहा है, ये 5 और 12 इन दोनों को मिलाकर 60 आ रहा है। तो अगर हम इसमें जोड़ेंगे 5 में 12 तो 17 नहीं आ रहा है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। गुणा, तो 5 गुणा 12 करेंगे तो ये आ गया 60, 5 गुणा 12 किया ये आ गया 60। इसी प्रकार 9 गुणा 15
9 गुणा 15 हम लोगों ने किया तो 135 आ गया, 15 नमा 135। उसी प्रकार हम यहाँ पर क्या करेंगे अब 7 गुणा 17, 7 गुणा 17, तो 7 गुणा 17 कितना होता है 17 सत्ते 119। तो 119 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारे इस यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में आ जाएगा। तो आप लोग अब इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे जब आप लोगों ने इस ट्रिक को देख लिया होगा। तो ठीक है दोस्तों, तो अब हम बढ़ेंगे 9वें क्वेश्चन की ओर, अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, 9वां क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे और बढ़िया क्वेश्चन है, जो कि इसको भी हम अच्छी तरीके से देख के हल करेंगे। देखो 9वां क्वेश्चन क्या है। 9वां क्वेश्चन, प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा, यदि प्लस का अर्थ गुणा है, यदि प्लस का अर्थ गुणा है, ऋण का अर्थ प्लस है, गुणा का अर्थ भाग है, गुणा का अर्थ भाग है, और भाग का अर्थ ऋण है। तो ऋण है तो हमको अब एक इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन का मान हमको निकालना पड़ेगा। 12 गुणा 2 प्लस 6 माइनस 7 भागा 5 बराबर क्या आएगा, ये हमको बताना है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो देखो दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न हम लोग कैसे करते हैं। आप लोगों के पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में भी ऐसा प्रश्न पूछा गया था, और मैंने भी आप लोगों को ये जो अंतिम बार रिवीजन कर लो, एक पुलिस कांस्टेबल से पहले मैंने आप लोगों को कराया था एक क्लास, तो अंतिम 45 दिनों के महासंग्राम में प्लेलिस्ट में आप लोगों को वो वीडियो देखने को मिलेगी, वहाँ पर भी मैंने आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट सिखाया है। तो जब भी ऐसा हमको प्रश्न देखने को मिलेगा, हम इस इक्वेशन को सॉल्व सीधे नहीं कर लेंगे। इस प्रश्न को हम सीधे सॉल्व नहीं करेंगे। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखो पहले हम यहाँ पर चिन्ह देखेंगे कि प्लस का अर्थ गुणा है, तो प्लस की जगह हम लोगों ने क्या बनाना है, गुणा बनाना है। जहाँ पर भी प्लस होगा वहाँ पर गुणा। ऋण का अर्थ प्लस है, ऋण की जगह हम लोगों ने क्या करना है, प्लस करना है। गुणा का अर्थ भाग है, गुणा की जगह हम लोगों ने क्या करना है, भाग करना है। और भाग का अर्थ ऋण है, तो भाग की जगह मैं क्या करूँगा, ऋण करूँगा। अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट ये आता है। अच्छा, पहले हम लोग इसको इन चिन्हों को परिवर्तित करके देख लेते हैं। 12 गुणा, गुणा की जगह मैं क्या लगाऊंगा, देखो यहाँ पर गुणा का अर्थ क्या है, भाग है, तो मैं गुणा की जगह आप क्या लगा दूंगा, भाग लगा दूंगा। प्लस 2 प्लस 6 है, तो प्लस की जगह मैं क्या लगाऊंगा, देखो प्लस की जगह मैं गुणा लगा दूंगा और फिर 6 लिखूंगा। और फिर ऋण, ऋण की जगह मैंने क्या लगाना है, प्लस 7। और भाग, भाग की जगह मैंने क्या लगाना है, ऋण, बराबर क्या आएगा। ये क्वेश्चन को अब हमने सॉल्व करना है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या नियम लगाते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि हम इसमें बॉड मास लगाएंगे, BODMAS, बॉड मास। बॉड मास का हम इसमें प्रयोग करेंगे। बॉड मास क्या होता है, बॉड मास ब्रैकेट ओपन। अगर इस प्रश्न में कहीं पर ब्रैकेट लगा रहता है इस प्रकार से, तो ब्रैकेट लगा के भी क्वेश्चन दे सकता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उस ब्रैकेट को खोलेंगे। उसके बाद डी से डिवीजन, डिवीजन मतलब भाग करेंगे। सबसे पहला काम हमारा भाग करना है। उसके बाद मल्टीप्लाई, M से मल्टीप्लाई मतलब गुणा करना है। और फिर एडिशन, एडिशन मतलब जोड़ करना है। और S से सब्ट्रैक्शन मतलब ऋण करना है। तो सबसे पहला हमारा काम होगा इस इक्वेशन में भाग करने का, फिर गुणा करने का, फिर जोड़ने का और फिर ऋण करने का। तो हम लोग अब इस क्वेश्चन को करें। तो सबसे पहला काम हमारा है भाग करने का। भाग किस किस का, 12 और 2 का। 12 में अगर मैं 2 का भाग करूंगा तो इसका उत्तर आ जाएगा 6। क्यों, 12 में 2 का भाग दूंगा तो 6 आ जाएगा। अब मैं वैसे ही लिख देता हूँ, गुणा 6
प्लस 7 ऋण 5 बराबर क्या होगा। अब दूसरा काम हमारा भाग तो हो गया। अब इस इक्वेशन में देखो गुणा है, तो हम लोगों ने अब क्या करना है, दूसरा काम गुणा करना है। गुणा किस किस का करेंगे, 6 और 6 का, 6 और 6 का 36 गुणा हो गया, प्लस 7 ऋण 5 बराबर क्या आएगा। बाकियों को हम वैसे लिख देंगे। अब देखो गुणा भी हम लोगों ने कर ली, गुणा के बाद आता है जोड़। जोड़ तो जोड़ हम लोगों ने किस किस का करना है, 36 और 7 का। 36 और 7 का अगर मैं जोड़ करूंगा तो ये आ जाएगा 43 और -5 बराबर क्या आएगा। 43 में से अब मैं 5 को माइनस कर दूंगा तो ये मेरा 38 आ जाएगा, जो कि मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 38 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जो कि सही आंसर होगा। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब आपके पेपर में आएगा तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी कर ले जाना बढ़िया तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इतना है जो कि इसको नोट डाउन कर लें, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ठीक है, इतना आप नोट डाउन कर लें। मैं आप लोगों के लिए बोर्ड पर क्वेश्चन लिख देता हूं तब तक। देखो दोस्तों, आप लोगों के सामने मैंने एक क्वेश्चन लिख के अब रेडी रख लिया है, और ये क्वेश्चन एक रक्त संबंध का है, ब्लड रिलेशन का है। और ब्लड रिलेशन से आप लोगों के एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है, और मैंने ब्लड रिलेशन की 4 क्लासेस जो कि आप लोगों को पहले दे रखी हैं। जब आप लोग इस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आप लोग देखेंगे कि रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन के आप लोगों को 3 से 4 क्लास बारीकी से बहुत डिटेल में देखने को मिली है। लेकिन हम उसमें से आज एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और सीख लेंगे और इसको एक रिवीजन के तरीके से देखेंगे इस क्वेश्चन को। देखो, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, और इस ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में सबसे पहले मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ, फिर इस क्वेश्चन को हम करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, पहले हम थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। तो अब इसमें हम लोग अगर बेसिक देखें तो 2 ही लोग होते हैं, एक होता है पुरुष और दूसरी होती है महिला। ये 2 ही हैं जो कि इस धरती पर विद्यमान हैं, महिला और पुरुष। महिला को हम लोग ऋण से दिखाएंगे, माइनस से दिखाएंगे, और पुरुष को हम प्लस से दिखाएंगे जहां पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, इतनी बात आगे क्लियर। पुरुष को हम प्लस से, महिला को हम माइनस से दिखाएंगे। अब देखो, पीढ़ियां होती हैं, जैसे हमारी भी पीढ़ियां हैं, हमारे समकक्ष भी हैं, जैसे कि भाई बहन हो गया, चचेरा भाई, ममेरा भाई, ये हमारे समकक्ष हैं जो हमारे एज के हैं, जो हमारी आयु के हैं, जो हमारे आयु के आसपास के हैं। हमसे अगर बड़े की बात करेंगे तो हमारे माता पिता हो गए, जो हमारे एक पीढ़ी ऊपर हो गई, और उनसे भी एक पीढ़ी अगर हम ऊपर चले जाएंगे तो दादा दादी की बात करेंगे, और हम अपने से नीचे एक पीढ़ी नीचे जाएंगे तो कौन आ जाएंगे, हमारे बच्चे आ जाएंगे, बेटा बेटी, और अगर हम एक पीढ़ी और नीचे जाएंगे तो पोता पोती आ जाएगा। तो इस प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग चलते हैं। तो हम लोग अगर बात करेंगे अपने समकक्ष की, समान पीढ़ी, समान पीढ़ी में जैसे कि अगर हम बात करेंगे भाई, भाई बहन, भाई बहन। अगर हम बात करेंगे अपने से एक पीढ़ी ऊपर तो इसमें हम बात करेंगे माता पिता, माता पिता, और इससे भी एक पीढ़ी ऊपर बात करेंगे तो दादा दादी, दादा दादी, नाना नानी, इस तरीके से। और अगर हम एक पीढ़ी नीचे आएंगे तो बेटा बेटी, और इससे भी एक पीढ़ी नीचे आएंगे तो पोता पोती, इस तरीके से। ये पीढ़ियां आप लोगों को समझ में आती होंगी। अब अगर हम बात करेंगे समान पीढ़ी की, जब भी हम 2 लोगों के बारे में रिलेशन बात करेंगे तो हम एक डैश का प्रयोग करेंगे। अगर 2 लोगों के बारे में बात कर रहा है, जैसे राम और श्याम के बारे में बात कर रहा है, तो हम इन दोनों के बीच में एक डैश लगाएंगे, इन दोनों के बीच में एक डैश लगाएंगे। अगर हम लोगों ने से ये पूछेगा, कहेगा कि राम एक लड़का है, तो राम के ऊपर हम प्लस लगा देंगे, क्यों, पुरुष है, राम पुरुष है, तब हम लोगों ने इसके ऊपर से प्लस लगा दिया। अगर हम लोगों से जब तक ये ना कहा जाए कि श्याम लड़का है या लड़की, हम इस पर कोई भी चिन्ह ऊपर से नहीं लगाएंगे। नाम पर मत जाना, ब्लड रिलेशन में नाम पर मत जाना कि यहाँ पर श्याम तो लड़के का नाम है, श्याम जो है लड़के का नाम है, लेकिन हम लोगों ने इस ब्लड रिलेशन में, इस रीजनिंग में इसको लड़का नहीं मानना है। हो सकता है ये लड़की भी हो सकती है। फिर से सुनो, कंफ्यूज मत होना कि ब्लड रिलेशन में हम लोग कभी भी अपने मन से
लिंग निर्धारण नहीं करते हैं, जेंडर डिसाइड नहीं करते हैं कि ये लड़का होगा या फिर लड़की होगी। तो आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी और इस बात को आप लोग गांठ बांध के लिख लो, कहीं पर नोट करके लिख लो कि हम अपने मन से जेंडर या फिर अपने मन से हम लिंग का निर्धारण नहीं करेंगे कि कौन लड़का है या लड़की है। अगर हमसे कहा गया कि राम की बहन श्याम है, तो हमको मानना पड़ेगा कि श्याम क्या है, एक लड़की है, और लड़की है तो इसके ऊपर से हम लोगों ने महिला वाला चिन्ह लगा दिया, यानी कि माइनस वाला चिन्ह लगा दिया। इतनी बात हो गई होगी क्लियर, आई होप कोई डाउट नहीं होगा मन में, ठीक है। अब अगर हम ये कह रहे हैं कि राम और सीता पति पत्नी हैं, राम और सीता पति पत्नी हैं, राम पति है, राम पति है तो पुरुष हो गया, और सीता क्या है, पत्नी है इसकी, तो ये माइनस होगी ऊपर से महिला, हम लोगों ने माइनस। लेकिन अब हम इसमें ये डैश का प्रयोग नहीं करेंगे, हम इसमें इस प्रकार से एरो का प्रयोग करेंगे। यानी कि हम लोग अब समझे कि अगर पति और पत्नी का संबंध हम लोगों ने दिखाना होगा, पति और पत्नी, तो इसमें हम लोग ये डैश का प्रयोग करेंगे। अगर साधारण हम लोगों को कहीं पर जाना होगा तो हम ये सिंपल डैश का प्रयोग करेंगे। तो आई होप आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसको हम लेके चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर, और ये थोड़ा सा बेसिक था, मैंने आप लोगों को बता दिया है, कोई डाउट आप लोगों को यहाँ पर नहीं होना चाहिए। और चलिए करते हैं आप इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को अब हम करते हैं और बढ़िया तरीके से इसको समझेंगे। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो आप लोग मेरे से कमेंट बॉक्स में कह देना कि सर ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो मैं आप लोगों को अलग से समझा दूंगा। हो सकता है आप लोगों को टेलीग्राम के माध्यम से भी आप लोगों को समझा दिया जाएगा, तो टेलीग्राम पर भी आप लोग पूछ सकते हैं। देखो अब क्या कह रहा है, सुरेश की बहन, पहला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं, सुरेश की बहन। और इस प्रश्न में हम लोग बीच से नहीं उठाएंगे, कोई भी चीज़ बीच से नहीं उठाएंगे, हम लोग एक सिस्टमेटिक ढंग से जाएंगे। जैसे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक गिनती में क्रमवार चलते हैं ना, वैसे ही हम लोग इसमें क्या चलेंगे, एक क्रम से चलेंगे। तो सुरेश की बहन राम की पत्नी है, तो सुरेश की बहन हम बना लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर सुरेश लिखा, सुरेश। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर हमको इस सुरेश के बारे में अभी नहीं पता है कि ये लड़का है या लड़की है, तो आप लोग इसको लड़का मत कह देना जब तक हम लोगों को लिंग निर्धारण नहीं होगा कि ये महिला है या पुरुष है, ठीक है। ये नोट डाउन करके आप लोग लिख लेना कि हम यहाँ पर लिंग निर्धारण इसका नहीं करेंगे अभी। सुरेश की बहन, इसकी एक बहन बना देते हैं, तो बहन, इसके हम लोगों ने एक बहन बना दिया। बहन का नाम हमें नहीं पता तो हम लोगों ने बहन का बहन ही लिख दिया। इसके बहन है तो बहन क्या होती है, महिला होती है, और महिला के ऊपर हम लोगों ने क्या बनाना है, ऋण का चिन्ह लगाना है। ऋण का चिन्ह हम लोगों ने बहन के ऊपर लगाना है, क्यों, महिला है इसलिए। अब ये क्या कर रहा है, सुरेश की बहन क्या है, राम की पत्नी है। ये जो बहन है वो कौन है, राम की पत्नी। पत्नी और पति के लिए हम इस प्रकार का प्रयोग करते हैं, और ये क्या है, राम की पत्नी है, तो राम क्या होगा, पुरुष होगा। अगर ये पत्नी है इसकी बहन तो ये क्या होगा, पुरुष होगा। इतना हम लोगों ने कर दिया, इतना हम लोगों ने कर लिया। अब देखो अगला कह रहा है आगे को, राम रानी का भाई है। ये जो राम है वो भाई है किसका, रानी का। इसका भाई है ये, रानी का भाई है, तो रानी का भाई हम लोगों ने बना दिया। अब हमें ये नहीं पता दोस्तों कि ये रानी लड़की है या लड़का है। हमको समझ में तो आ रहा है कि ये लड़की हो सकती है, क्योंकि हम लोग रानी नाम है लड़कियों का ही देखते हैं, लेकिन हम लोग ब्लड रिलेशन में इसका लिंग अभी निर्धारण नहीं करेंगे, इसलिए हम लोगों ने इसके ऊपर से भी कुछ नहीं लिखा है। अब हम आगे को पढ़ते हैं, आगे को बढ़ते हैं। राम के पिता मधुर हैं। राम के पिता का नाम क्या है, मधुर है। तो राम के पिता, एक पीढ़ी ऊपर हम चलेंगे, एक पीढ़ी ऊपर, और इसके पिता का नाम हम लोगों ने क्या लिखा, राम के पिता का नाम मधुर लिखा। इसके पिता का नाम मधुर लिखा, और अगर ये पिता है तो ये पुरुष होगा, और हम लोगों ने इसके ऊपर से प्लस लगा देना है। अब देखो शीतल राम की दादी है। ये जो शीतल है वो कौन है, राम की दादी। राम का है, ये रहा। राम के पिता कौन है, मधुर है, तो इसकी दादी मतलब मधुर की माँ। राम की दादी कौन होगी, मधुर की माँ, और इसका नाम क्या है, शीतल।
शीतल क्या है, एक महिला है। तो राम, उसके पिता मधुर, उसकी दादी शीतल। तो मधुर और शीतल क्या है, मधुर बेटा हो गया, शीतल माता हो गई। आई होप क्लियर। अब यहाँ पर देखो रीमा, रीमा शीतल की पुत्र वधू है। ये जो रीमा है ना वो क्या है, इस शीतल की, ये जो शीतल है इसकी क्या है, पुत्र वधू है। पुत्र वधू का मतलब होता है इसकी बहू है, यानी कि इसका जो बेटा है उसकी वाइफ है ये। इसका बेटा है मधुर और मधुर की ये कौन है, वाइफ है। कौन, रीमा। रीमा क्या है, वाइफ है। क्यों, क्योंकि ये शीतल की पुत्र वधू हो गई। तो हम लोगों ने इसको भी लिखा और इसके ऊपर से माइनस चिन्ह लगाया क्योंकि ये महिला है। अब आगे को पढ़ें। रोहित रानी के भाई का पुत्र है। रोहित जो है रानी के भाई का पुत्र है। रानी का भाई कौन है, अभी हम लोगों ने देखा था, रानी का भाई तो राम है। रानी का भाई राम है और इसके भाई का पुत्र है रोहित। तो राम का पुत्र कौन हो गया, रोहित हो गया। और पुत्र है तो इसके ऊपर हम लोगों ने प्लस लगा दिया, प्लस लगा दिया। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ये चार्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखो रोहित सुरेश का क्या लगता है, रोहित सुरेश का क्या लगता है। सुरेश कहाँ है, ये है। रोहित कहाँ है, ये है। ये रोहित इस सुरेश का क्या लगता है। देखो अब देखो हमें संबंध किसका बताना है, रोहित का बताना है। तो रोहित का बताना है तो रोहित की ओर एरो कर दो, इस प्रकार से रोहित की ओर एरो कर दो। इसका मतलब यह है कि हमको रोहित का बताना है, ना कि सुरेश का। रोहित का बताना है, इस सुरेश से क्या होगा। तो हम यहां पर पहुंचते, कैसे पहुंचेंगे, देखो रोहित के पिता होगी राम, रोहित के पिता होगी राम और इसकी पत्नी होगी इसकी बहन। तो राम और इसकी सुरेश की बहन क्या होगी, पति पत्नी होगी। और रोहित की माँ हो गई, ये रोहित की माँ हो गई, ये रोहित की क्या होगी, माँ हो गई। देखो ये रोहित की माँ हो गई। तो ये सुरेश अगर प्लस होता, अगर ये सुरेश प्लस होता, अगर हम इसको प्लस मानते तो इसका ये भाई होता, ये भाई होता। और रोहित का ये क्या बन जाता, मामा बन जाता। रोहित का ये क्या बन जाता, मामा बन जाता। क्यों, मम्मी का भाई मामा। अगर ये महिला होती, ये सुरेश अगर हम महिला मानते हैं तो ये इसकी बहन होती, बहन। और बहन होती तो ये क्या बन जाती, मौसी बन जाती, मौसी। लेकिन हमसे अब प्रश्न क्या पूछ रहा है कि रोहित क्या होगा। तो रोहित देखो मामा और भांजा, भांजा होगा ये। तो रोहित क्या होगा, इसका भांजा होगा। तो ये हमारे पास क्या आया, भांजा आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। अगर आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछ देता कि सुरेश रोहित का क्या होगा, ये सुरेश क्या होगा, तो हम इसमें, अभी हमको इसका प्लस भी नहीं पता माइनस भी नहीं पता, तो हम इसमें क्या कहेंगे कि सुरेश का लिंग यहाँ पर निर्धारित नहीं है, तो हम इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हम नहीं दे सकते हैं। ऑप्शन में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इसका निर्धारण हम नहीं कर सकते हैं। जब तक लिंग नहीं पता होगा तब तक हम उसका निर्धारण नहीं कर सकते हैं। अगर इसमें ऐसा भी लिखा रहता तब भी हम कह देते कि हाँ ये हो सकता, मौसी या मामा। अगर ये ऑप्शन में आप लोगों को देखने को मिलता मौसी या मामा, तो आप लोग मौसी या मामा में टिक करके आ जाते। तो आई होप आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी। आप लोग इसको नोट डाउन करें, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपके सामने कुछ और प्रश्न देखने को मिल रहे हैं 11 और 12, और ये 11 और 12 क्वेश्चन आप लोगों को डायरेक्शन, दिशा, ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को दिशा और दूरी का देखने को मिलता है। और एक क्वेश्चन अक्सर आप लोगों के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो डायरेक्शन का क्वेश्चन हम लोग करने से पहले थोड़ा सा इसका बेसिक जान लेते हैं कि बेसिक क्या होता है। ठीक है, तो 4 प्रकार की दिशाएं होती हैं, 4। इस प्रकार से हम दिशाओं का निर्धारण करते हैं। ऊपर हम लिखते हैं उत्तर, नीचे हम लिखते हैं दक्षिण, उत्तर दक्षिण, और इस तरफ हो गया राइट साइड पूर्व, और यहाँ पर हो गया पश्चिम। ये 4 दिशाएं होती हैं। हम लोगों ने वैसे डिटेल में पढ़ रखी है, आप लोगों ने अगर क्लास नहीं देखी है तो जाके देखना। मैंने 2 क्लासें जो कि आप लोगों को करा रखी हैं। ये 4 दिशाएं हैं। अगर हम लोग इसमें इस 4 दिशाओं में बीच में कहीं चले जाएं, बीच में मतलब यहाँ
इस तरीके से ऊपर को चले जाएंगे तो ये कौन सी दिशा होगी? देखो ये उत्तर है, ये पूर्व है, तो ये कौन सी हो जाएगी? उत्तर पूर्व दिशा हो जाएगी। ये उत्तर पूर्व दिशा हो जाएगी। अगर हम इसके नीचे इस प्रकार से आएंगे तो ये कौन सी दिशा होगी? दक्षिण और पूर्व, तो ये दक्षिण पूर्व दिशा हो जाएगी। अगर हम इस तरफ आ जाएंगे तो ये कौन सी होगी? दक्षिण पश्चिम दिशा हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम दिशा। और अगर हम ऊपर की ओर यहाँ को चले जाएंगे तो क्या होगी? उत्तर पश्चिम दिशा होगी, उत्तर पश्चिम दिशा यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब ये क्या कहेगा? कहीं को जाने के लिए कहेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो हम क्या करेंगे? इस मूल बिंदु जो कि ये बीच में है यहाँ पर से लेके चलेंगे, हम हमेशा यहाँ पर से लेके चलेंगे। ठीक है, तो देखो राज अपने दफ्तर से एक दफ्तर बना देते हैं। यहाँ पर दफ्तर है इसका, ये इसका दफ्तर है। इस दफ्तर से ये कहाँ को चला? देखो पश्चिम की ओर चलता है। इस दफ्तर से ये कहाँ की ओर चला? इस दफ्तर से ये चला पश्चिम की ओर। यहाँ पर हम दफ्तर बनाया, इस दफ्तर से ये कहाँ की ओर चला? पश्चिम की ओर चला। हमने चला दिया, कितना चला? एवं 100 किलोमीटर सीधा चलने के बाद, इसके बाद ये 100 किलोमीटर चला, 100 किलोमीटर, और दाईं ओर मुड़ा। कहाँ को मुड़ा? 100 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर। अब इसका दायां कहाँ की ओर होगा? देखो अब इसका दायां कहाँ की ओर होगा, इस बात को भी समझो। जब ये इधर की ओर आ रहा है, पश्चिम की ओर, पश्चिम यहाँ है ना, तो पश्चिम की ओर जब इधर की ओर आ रहा है तो इसका दायां कहाँ की ओर होगा? इसका मुंह है जो कि इस ओर होगा, इसका मुंह इस ओर होगा। जब इसका मुंह इस ओर होगा तो इसका राइट साइड ऊपर की ओर बनेगा, ये राइट साइड बनेगा, और इसका ये लेफ्ट बनेगा। यानी कि दायां ऊपर बन गया, ये दायां बन गया ऊपर, और नीचे क्या बन गया? इसका बायां बन गया। इतनी बात हुई क्लियर? तो इसमें क्वेश्चन ने क्या कहा कि दाईं ओर मुड़कर 100 किलोमीटर चलता है। कितना किलोमीटर? 100 किलोमीटर। तो हम इसको बनाएंगे दायां, और दायां होता है ऊपर की ओर। तो ये ऊपर की ओर कितना चला? 100 किलोमीटर चल गया। देखो 100 किलोमीटर चला, फिर वह बाईं ओर मुड़ा। फिर वह कहाँ की ओर मुड़ा? बाईं ओर। अब देखो यहाँ पर इंसान है, ऊपर की ओर इंसान है, इसका मुंह ऊपर की ओर है, तो इसका राइट यहाँ की ओर होगा और इसका लेफ्ट यहाँ की ओर होगा। ये दायां हो गया और ये बायां हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कहा कि वो कहाँ की ओर मुड़ता है? बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर। तो देखो बायां किस ओर हो गया? बायां हो गया इस ओर। ये 100 किलोमीटर ऊपर की ओर चढ़ा, और बायां इस ओर हो गया। और बायां कितना चला? ये 50 किलोमीटर चला, 50 किलोमीटर, इतना इसने चल लिया। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है? अब वह अपने शुरू के स्थान से किस दिशा की ओर खड़ा है? तो उसका शुरू का स्थान यहाँ पर था, दफ्तर में था वो पहले। यहाँ पर से अब किस ओर वो खड़ा है, हम लोगों ने इसको देखना है। देखो मैंने क्या कहा था, हम लोग हमेशा इस बिंदु से चले के इस बिंदु को मानेंगे मूल बिंदु। तो ये मूल बिंदु यहाँ पर हो गया, ये मूल बिंदु यहाँ पर हो गया। इसके सापेक्ष अब ये यहाँ पर है, तो ये किस दिशा की ओर होगा? तो अगर मैं इसको एक सीधी रेखा से इस प्रकार से खींचूंगा तो ये इस ओर हो गया। और ये देखो ये वाली दिशा बन रही है, नहीं बन रही है? बिल्कुल बन रही है, ये वाली दिशा। ठीक है, ये देखो, तो ये कौन सी दिशा बन गई? ये उत्तर, ये पश्चिम, और ये कौन सी बन गई? उत्तर पश्चिम दिशा। तो ये जो अब है कहाँ की ओर होगा? उत्तर पश्चिम ओर होगा। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। उत्तर पश्चिम दिशा हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन करेंगे हम, इसी पर है आधारित, लेकिन थोड़ा सा इसमें और ट्रिक है, उसको भी हम देख लेंगे। डायरेक्शन का ही क्वेश्चन है जो कि अब हम नेक्स्ट वाला करेंगे, 12वां क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक लड़का उत्तर पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है। तो हम सबसे पहले मूल बिंदु बना देते हैं। मूल बिंदु यहाँ पर क्या है? लड़का है। ये लड़का उत्तर पूर्व की ओर
चलता है। उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व का है देखो, उत्तर पूर्व ये रहा, इस दिशा की ओर ये चलेगा और कितना चलेगा उत्तर पूर्व की ओर 3 किलोमीटर। तो हम लोगों ने इसको 3 किलोमीटर चलाया उत्तर पूर्व की ओर। फिर 4 किलोमीटर दक्षिण पूर्व चलता है। अब दक्षिण पूर्व का है देखो, ये रहा दक्षिण पूर्व, इस तरीके का दक्षिण पूर्व होगा। तो ये नीचे की ओर इस तरीके से आएगा, 90 डिग्री पर आएगा, क्योंकि जब इंसान घूमेगा तो पहले उत्तर पूर्व की ओर था, इस ओर, ये देखो पहले इस ओर था, ये यहाँ था, अब ये कहाँ की ओर चले गया, दक्षिण पूर्व की ओर, यानी कि ये कितने अंश का कोण घूमा यहाँ पर, 90 अंश का कोण घूमा, 90 अंश का कोण घूमा और कितना चला, 4 किलोमीटर चला, 4 किलोमीटर ये चला। तो अगर हम इसको पहले ए स्थान मान लें, ए से ये बी पर गया, बी से ये सी पर आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, शुरुआती स्थान से वह कितनी दूर है। शुरुआती स्थान उसका ये था ए, अब वो आ गया सी पर, तो ये ए और सी, तो कितनी दूर है, हमको ए और सी की दूरी निकालनी है, ए और सी की दूरी निकालनी है। तो इसमें बहुत से बच्चे क्या करने लग जाते हैं, पहले वो 3 किलोमीटर चला तो 3 किलोमीटर लिख दिया, फिर वो 4 किलोमीटर चला तो 4 किलोमीटर इसमें जोड़ दिया, तो 4 और 3 आ गया 7 किलोमीटर। ये ऐसे हम लोग करके आ जाते हैं और हमारा आंसर गलत हो जाता है। हमारा आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इसको करने का सही मेथड क्या है देखो, यहाँ पर एक प्रकार का समकोण त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पर क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पर क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है हमारा यहाँ पर। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल या फिर समकोण त्रिभुज, क्योंकि 90 अंश का कोण बना रहा है, 90 अंश का कोण कैसे बनता है, ये देखो, ये इसी त्रिभुज को मैंने घुमा के ये बना दिया है, तो ये 90 अंश ये है देखो। अगर मैं इसका नामकरण करूं ए बी सी, तो मेरे को कौन सी दूरी निकालने के लिए कह रहा है, ए और सी की दूरी निकालने के लिए ये कह रहा है। तो देखो दोस्तों, अगर हम इसमें देखें तो ये होता है इसका आधार, आधार जो कि जमीन पर लेटा है उसको आधार कहते हैं, और ये जो खड़ा वाला है, खड़ा, इसको हम बोलते हैं लंब, और ये जो तिरछा है इसको बोलते हैं हम कर्ण। और जब भी हम लोगों को इस कर्ण की दूरी निकालनी होती है तो एक सूत्र हम लोग यहाँ पर प्रयोग करते हैं, और सूत्र होता है, उसको हम लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय कक्षा 10 में आप लोगों ने पढ़ी होगी, कक्षा 9 में भी आप लोगों ने पढ़ी होगी पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये हमारे पास सूत्र होता है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखें, अगर हम इसको आधार माने, आधार, तो आधार का मान हो गया 3 किलोमीटर, इसको अगर हम लंब माने तो ये हो गया 4 किलोमीटर, और ये क्या हो गया, हमारे पास कर्ण हो गया। तो आधार का मान और लंब का मान हम लोग इसमें रख देते हैं। आधार का मान हम लोगों ने लिखा 3 किलोमीटर और इसका स्क्वायर, लंब का मान हम लोगों ने लिखा 4, इसका स्क्वायर, तो ये किसका स्क्वायर आ गया, अब कर्ण का स्क्वायर, ये कर्ण का स्क्वायर आ गया। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 16 और 9 जोड़ा हमने 25 आ गया, और ये कर्ण का स्क्वायर आ गया। तो कर्ण का स्क्वायर 25 आया, लेकिन कर्ण का मान नहीं आया। अब हम कर्ण का मान निकालेंगे, इस स्क्वायर को यहाँ पर से हटाएंगे, यहाँ पर क्या लगा देंगे, वर्गमूल। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने कक्षा 10 से पहले पढ़ी होंगी। तो यहाँ पर 25 लिख दिया, तो ये 25 किसका वर्ग होता है दोस्तों, 25, तो 5 का वर्ग होता है, 5 × 25, 5 का वर्ग हो जाता है। तो ये हमारे पास कर्ण का मान आ गया 5 किलोमीटर। तो हमें यही मान तो निकालना था, तो इसका मान आ गया 5 किलोमीटर। ये क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा सा ट्रिकी लगा होगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, जो लोग मैथ बैकग्राउंड से नहीं है, लेकिन आप लोगों को इसको देखना है, ध्यान में रखना है। मैंने आप लोगों को अलग से भी क्लास करा रखी है डायरेक्शन वाली, उसमें भी इस टाइप के प्रश्न करा रखे हैं, तो आप लोग वहाँ पर से जाके भी ज़्यादा डिटेल में देख सकते हैं। ये एक रिविजन क्लास है, तो आप लोग इसको इतना ही समझने की कोशिश करें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लें। ये रहा दोस्तों आपके सामने 13वां प्रश्न, आज का 13th क्वेश्चन। और इस टाइप के प्रश्न भी आप लोगों से पूछे जाते हैं,
और एक चित्र आप लोगों को दे दिया जाता है और इस चित्र में ये कहा जाता है कि जैसे 3 प्रकार के चित्र इसमें देखने को मिलते हैं, अक्सर 3 या 4 प्रकार के। इसमें हम लोगों को एक देखने को मिल रहा है वर्ग, एक हमको देखने को मिल रहा है त्रिभुज और एक हमको देखने को मिल रहा है गोला यानी कि वृत्त। तो आप लोगों से प्रश्न में ये कहा जाएगा, इस प्रकार से डायरेक्टली लिखा भी जा सकता है। ये आयत के वहाँ पर कलाकार लिख देगा, त्रिभुज के वहाँ पर डॉक्टर लिख देगा और वृत्त के आगे खिलाड़ी लिख देगा, इस प्रकार जैसे मैंने लिखा है। या फिर ये भी कह सकता है कि निम्न चित्र में वर्ग कलाकार को दिखाता है, त्रिभुज डॉक्टर को इंगित करता है, वृत्त खिलाड़ी को इंगित करता है। तो क्वेश्चन आप लोगों से फिर पूछा जाएगा, कौन सा अक्षर खिलाड़ी एवं कलाकार के साथ डॉक्टर को दिखाता है? ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। तो इसमें बहुत से हैं जो कि आंसर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, H, G, D, E, F, C, B। अब हम लोगों को ये देखना है कि ये किस किस के अंदर है। अगर हम गोले के अंदर बात करेंगे तो क्या है, H, D, G, E, F। गोले के अंदर C और B नहीं है। इसी प्रकार अगर हम त्रिभुज में देखेंगे तो H, G और F इस त्रिभुज के अंदर नहीं है। अगर हम इस आयत की बात करेंगे, इसमें कौन कौन नहीं है, और G, D, C, H ये नहीं है। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कौन सा अक्षर खिलाड़ी, तो खिलाड़ी को हम देखेंगे। अब कौन सा अक्षर खिलाड़ी, यहीं तक प्रश्न पढ़ो और आंसर करने की कोशिश करो। खिलाड़ी की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो लिख लो खिलाड़ी, यहाँ पर हम लोगों ने लिखा खिलाड़ी, और खिलाड़ी में कौन कौन है अब हम लोग लिख लेते हैं। खिलाड़ी में ये जो गोले के अंदर हैं वो सभी खिलाड़ी होंगे, H, G, D, E और F ये सभी खिलाड़ी हैं। तो हम लोगों से खिलाड़ी कह रहा था तो खिलाड़ी हम लोगों ने बना दिया। अब ये क्या कह रहा है, एवं कलाकार, खिलाड़ी और कलाकार हैं। अब इनमें से कौन कौन है जो कि कलाकार हैं, देखो ये जो खिलाड़ी हैं इनमें से कौन कौन कलाकार हैं। हम लोगों ने अब इन्हीं में से चुनना है, किसी और में से नहीं। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन कर रहा है कौन सा अक्षर खिलाड़ी एवं कलाकार है, यानी कि खिलाड़ी के साथ साथ कलाकार भी होना चाहिए। वो व्यक्ति दोनों होगा, खिलाड़ी भी होगा कलाकार भी होगा। तो कलाकार देखो, कलाकार कहाँ पर है, ये वर्ग के अंदर है, इस आयत के अंदर है। और इस आयत के अंदर कौन कौन है, देखो इस आयत के अंदर F, E और B, F, E और B। इसके अलावा हम लोग हर चीज़ को काट देंगे, H को भी काट देंगे, G को भी काट देंगे, D को भी काट देंगे। क्यों? E और F है जो कि हमारे पास देखने को मिल रहा है, और B तो यहाँ है ही नहीं, तो इसलिए हम उसको लिखेंगे भी नहीं। तो E और B है जो कि अभी तक हमारे पास आंसर आ रहा है, E और B, E और F, इसमें से हमारा आंसर आ सकता है। अब देखो कलाकार के साथ डॉक्टर को भी दिखा रहा है ये डॉक्टर। तो अब हम लोग इसमें से देखेंगे कि डॉक्टर कौन सा होगा, E और F में से, E और F में से डॉक्टर कौन होगा। तो डॉक्टर कौन होगा, डॉक्टर वो होगा जो कि इस त्रिभुज के अंदर बैठा होगा। ठीक है, इस त्रिभुज के अंदर E और F में से कौन बैठा है, E और F में से E बैठा है, F तो बाहर है तो F हम लोगों ने काट दिया, हमारे पास क्या बचा, E बचा। तो ये क्वेश्चन का आंसर हमारे पास E हो जाएगा, जो कि खिलाड़ी, कलाकार और डॉक्टर को इंगित करता है। तो इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, आप लोग इसको कर लेना। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना। दोस्तों 2 क्वेश्चन और हैं आपके सामने, और बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन हैं ये, और इस तरीके के प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं। इससे पहले जो क्लास मैंने आप लोगों को कराई थी उसमें ये 14वां वाला क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को समझाया था। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा इसको समझाऊंगा नहीं, बस आप लोग इसको थोड़ा सा देख लें कि इस तरीके के प्रश्न अगर आएंगे तो आप लोग क्या करेंगे। आप लोगों के सामने ये 4 ऑप्शन दिए रहे हैं, ये आरेख आप लोगों से बनाया गया होगा ऑप्शन में, और क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा कार, पुरुष, इंजीनियर के लिए यहाँ पर आप लोग लिखेंगे के लिए कौन सा आरेख होगा। तो हमको यहाँ पर बताना है कार, पुरुष और इंजीनियर में ऐसा संबंध जो कि इन गोलों को दिखा रहा होगा। ये 3 गोले हैं, 3 गोलों में से एक कार को दिखा रहा होगा, एक पुरुष को दिखा रहा होगा, एक इंजीनियर को दिखा रहा होगा। ठीक है, इन तीनों गोलों का नाम हम लोगों ने लिख लिया कि एक कार है,
दूसरा गोला पुरुष का है और तीसरा गोला इंजीनियर का है। ठीक है, अब हम लोगों ने इनमें संबंध बताना है कि क्या संबंध बन सकता है। देखो दोस्तों, जो इंजीनियर होता है वो पुरुष ही तो होगा। इंजीनियर कौन होगा? पुरुष होगा। तो हम लोग इसको ऐसा कह सकते हैं कि ये पुरुष है, इसको मैंने पुरुष बनाया। और देखो, हर एक पुरुष तो इंजीनियर नहीं हो सकता ना। क्या हर एक पुरुष इंजीनियर हो सकता है? नहीं हो सकता है। कुछ हो सकते हैं, कुछ पुरुष हैं जो कि इंजीनियर हो सकते हैं। तो इसलिए मैंने कुछ पुरुष, इसमें से कुछ को क्या बना दिया? इंजीनियर बना दिया। तो ये कुछ पुरुष हैं जो कि इंजीनियर बन गए। अब हमारे पास बचा क्या? कार। जो कार है वो एक अलग चीज़ है। कार है जो कि अलग चीज़ है। पुरुष और इंजीनियर से इसका संबंध नहीं बैठ रहा है यहाँ पर। तो हम इस कार को अलग बना देंगे, इस कार को अलग बना देंगे। तो ये हमारा आरेख बन जाएगा इसका। तो ये आरेख बन जाएगा। और ऐसा आरेख हमको कहाँ पर देखने को मिला है? जहाँ पर दो एक साथ और एक अकेले है। तो ये हमको ऑप्शन सी में देखने को मिलेगा। तो हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन 15वां वाला क्वेश्चन देखो भाई, और ये बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोगों से पूछा जाता है इस प्रकार के क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग इसका नाम है। मैंने आप लोगों को बहुत बेसिक से करा रखी है कोडिंग डिकोडिंग, तो आप लोग वहाँ पर से देख लेना अगर आप लोगों को डिटेल में देखना है। तो हम यहाँ पर इसको देखेंगे कि जिस प्रकार इसका कोड ये कर रखा है उसी प्रकार इसका कोड क्या होगा। जिस प्रकार इन्फॉर्म का कोड JOGPSN है, उसी प्रकार हॉनर का कोड क्या होगा वो हमको बताना है। तो इस प्रकार के प्रश्न करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन कोड को इसी प्रकार लिख देंगे। देखो मैंने लिखा इन्फॉर्म। अब इसको क्या कोड किया जा रहा है? इसको कोड किया जा रहा है JOGPSN, ये कोड किया जा रहा है। यानी कि इसका मतलब ये है कि आई का मतलब आई का कोड J है, N का कोड O है, F का कोड G है, O का कोड P है, R का कोड S और M का कोड N। ये मैंने आप लोगों को बहुत बेसिक से करा रखा है। उतना डिटेल में हम लोग यहाँ पर नहीं जाएंगे क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट को एक क्वेश्चन में लाना संभव नहीं है, इसलिए हम सीधे इसको डायरेक्टली करेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, I है, I के बाद क्या आता है? J। I के बाद क्या आता है? J आता है। तो इसमें क्या बन रहा है? एक जोड़ के बन रहा है। ये I में एक जोड़ा तो J बन गया। इसी प्रकार N के बाद O आ गया, यानी कि हम लोगों ने इसमें एक जोड़ा। F के बाद G आया, यानी कि एक जोड़ा। O के बाद P आया, यानी कि हम लोगों ने इसमें एक जोड़ा। R के बाद S आया, यानी कि हम लोगों ने एक जोड़ा। M के बाद N आया, हम लोगों ने एक जोड़ा। यानी कि यहाँ पर हम लोगों को ये कोड है वो देखने को कैसे मिला कि हम लोगों ने हर एक में एक एक जोड़ा, तो हमारे पास नया कोड मिल गया। ये जो ऊपर है इसका नया कोड मिल गया हमको एक एक जोड़ने के बाद। हो सकता है यहाँ पर अन्य कोड भी लगे। अगर आप लोगों के पेपर में कुछ दूसरा कोड बन गया, जैसे कि इसमें 2 भी जोड़ सकता है, हर कहीं पर 2 भी जोड़ सकता है, और कहीं पर आप लोग एक में +1, एक में +2, एक में +3, एक में +4, इस प्रकार का भी कोड देख सकते हैं। या फिर आप लोग ऐसा भी कोड देख सकते हैं इसमें कि +1 हो रहा होगा, -1, +1 -1, +1 -1, ऐसा कोड भी बन रहा होगा। या फिर ऐसा भी बन सकता है +1 +2 -3 -4 +5, इस प्रकार से। तो एक प्रकार का क्रम बन रहा है जो कि कोड में देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हम इस वाले प्रश्न की बात करें तो इसमें सिर्फ क्या बन रहा है, एक एक जोड़ना पड़ रहा है। तो हम इसमें भी एक एक जोड़ देंगे। किसमें? HONOUR। H में हम एक जोड़ेंगे। H के बाद क्या आ जाता है? I। H के बाद क्या आ जाता है? I आ जाता है। O के बाद क्या आ जाता है? P आ जाता है। और N में एक जोड़ देंगे, NO। O के बाद एक जोड़ देंगे, O के बाद P आ जाएगा। और U में एक जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? V आ जाएगा। और R में हम एक जोड़ देंगे तो ये S आ जाएगा।
तो मेरे पास कोड क्या बना इसका, वो बना IPOPVS। यही मेरा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो कर ले जाना। ठीक है दोस्तों, मैंने आप लोगों को डिटेल में बता रखा है, तो आप लोग को जरूर देखना। फिलहाल आप लोग इतना समझो दोस्तों। 2 क्वेश्चन और हैं आपके सामने, 16 और 17। और 16वां क्वेश्चन आप लोगों से फिर से कोडिंग डिकोडिंग का है, और 17 वाला क्वेश्चन आप लोगों के पास घड़ी वाला है। तो हम लोग इन दोनों क्वेश्चन को करेंगे। पहले हम करते हैं 16वां क्वेश्चन। और 16वां क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों को क्या दे रहा है कि z बराबर 52 है। z का कोड इसने क्या कर दिया है, 52 बना दिया है, और ACT का कोड 48 बना दिया है। तो हमको BAT का कोड बताना होगा कि क्या आएगा। तो इस प्रकार के कोड देखने के लिए हमको सबसे पहले जो ABCD है ना, वो आनी चाहिए। ABCD किस प्रकार से, देखो अभी अगर हम ऐसे करेंगे टोटल Z तक आएंगे। अब हमको इनका क्रम पता होना चाहिए कि ये किस किस क्रम पर है। जैसे A है वो 1 पर आता है, B इसका क्रम 2 है, इसका क्रम 2 है, C का क्रम 3, D का क्रम 4, और इसी प्रकार Z का क्रम कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो ये आप लोगों को याद होने चाहिए। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो पेपर में पीछे से रफ पेज मिलता है, वहाँ पर ABCD बना लेना, और ABCD के सामने इसी प्रकार A से लेकर Z तक, 1 से लेकर 26 तक आप लोग इनको आगे लिख लेना। जब आप लोग इनको लिखेंगे तो आप लोगों को करने के लिए सुविधा हो जाएगी। वहाँ पर आप लोगों को उंगलियों में नहीं गिनना पड़ेगा, ना जोड़ना पड़ेगा, डायरेक्टली आप लोग वहाँ पर कर सकते हैं। देखो यहाँ पर Z का कोड 52 बता रहा है, तो Z कहाँ पर आ रहा है, Z आ रहा है 26 पर, 26 पर Z आ रहा है 26 पर। यानी कि हम लोगों ने क्या किया, Z बराबर 26 पर आता है, और 26 में अगर मैं 2 से गुणा करूँगा तो ये 52 आ जाएगा। तो 52 कैसे आया, समझ गए आप। Z का क्रम देखना है, Z का क्रम होता है 26 पर, उसमें 2 से गुणा किया तो 52 आ गया। इसी प्रकार ACT देखें अगर हम, ACT, तो A कहाँ पर आता है, देखो A आता है 1 पर, C आता है 3 पर, और T आता है 20 पर, T आता है 20 पर। अगर हम इन सभी को जोड़ दें तो 1 + 3 + 20 ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और इसमें हम लोगों ने क्या करना है, 2 से गुणा करनी है, तो 24 × 2 कितना आ जाता है, 48 आ जाता है। तो ये कोड बन रहा है। इसी प्रकार हमको अब बताना है BAT का कोड। तो B का कितने पर आता है, B आता है 2 पर, A आता है 1 पर, और T आता है 20 पर। और अगर हम इन सभी को जोड़ देंगे, 2 1 + 20, तो ये कितना आ जाएगा, 2 और 1 3, 23। और इसमें हम लोगों ने 2 से गुणा कर देनी है, तो 23 दूना कितना आ जाता है, 46। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा। तो आप लोग इसको इस प्रकार से कर सकते हैं आसानी से। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और इस तरीके की ट्रिक मैंने आप लोगों को रीजनिंग में करा रखी है। जब आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप लोग इसको देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं घड़ी में। और एक प्रश्न आप लोगों का घड़ी का पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में भी पूछा गया था, और मैंने आप लोगों को 18 और 19 वाली क्लास, रीजनिंग की 18 और 19 वाली क्लास यानी कि 2 क्लास ये घड़ी पर ही डेडिकेशन दिखा रखा है उसमें मैंने, और घड़ी को समझा रखा है। तो अगर आप लोग डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पर से पढ़ें, लेकिन यहाँ पर आप लोग इसको समझें कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि घड़ी में 3:15 हो रहा है, घड़ी में कितना बज रहा है, 3:15 का समय है, तब इसका प्रतिबिंब क्या होगा। इसका प्रतिबिंब का मतलब होता है, जैसे कि ये घड़ी है, ये घड़ी है, यहाँ पर 12 होता है, यहाँ पर 6 होता है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 9, इस प्रकार। प्रतिबिंब का मतलब होता है कि यहाँ पर कोई एक शीशा रख दे, यानी कि दर्पण रख दे, यहाँ पर दर्पण रख दे, और इस दर्पण के आगे हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलेगा इस घड़ी में। अगर हमें ये कह रहे हैं कि यहाँ पर 3:15 हो रहा है, तो 3:15 में ये सुई इस प्रकार से होगी, ठीक है। 3:15 में हमारी जो सुई है वो कैसी होगी, ऐसे होगी लगभग। और ये दर्पण में यहाँ पर अब ये किस प्रकार से दिखाई देगा ये हमको बताना है।
ठीक है, ये किस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों हम लोगों ने इसका कॉन्सेप्ट डिटेल में समझा था, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को मैं डिटेल में यहाँ पर नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं आप लोगों को सिर्फ ट्रिक बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों के सामने यहाँ पर इस प्रकार का प्रश्न आ गया और आप लोगों से पूछा जाएगा कि दर्पण में कैसा दिखाई देगा या फिर क्या समय होगा, दर्पण में क्या समय होगा या प्रतिबिंब में क्या समय होगा, या आप लोगों के जो पुलिस कांस्टेबल आया था उसमें समतल दर्पण लिख दिया गया था, समतल दर्पण। तो समतल दर्पण का मतलब भी वही होता है जो कि हम लोग शीशे पर देखते हैं। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, एक ट्रिक का प्रयोग करना है। हम लोगों ने क्या करना है, 11:60। 11:60 का मतलब होता है 12 बजना। 11:60 का मतलब क्या है कि 12 बजे का समय है। हमको इसमें से क्या कर देना है, घटा देना है। क्या घटाना है, जो भी हमारे पास समय होगा। हमारे पास समय क्या है, 3:15। ये हम लोगों ने इसमें माइनस कर देना है। तो 60 में से 15 माइनस करेंगे 45 आ जाएगा, और 11 में से 3 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8। तो ये कितना बचेगा, प्रतिबिंब में 8:45 होगा। कितना होगा दोस्तों, 8:45 होगा। देखो ये वाली सुई यहाँ पर आ रही है और ये इस प्रकार से, तो यहाँ पर 8:45 का तो समय होता है ये। ठीक है, तो आप लोग इसको बढ़िया तरीके से इस प्रकार के से भी समझ सकते हैं। ये 8:45 का समय होगा यहाँ पर, अगर हम इसको दर्पण में देखेंगे। आप लोगों को क्या करना है, 11:60 में से माइनस कर देना है, आप लोगों का आंसर 100% आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आप लोग इतना नोट डाउन कर ले। देखो दोस्तों, अब आपके सामने 18 और 19 वाला क्वेश्चन है, और यहाँ पर जो क्वेश्चन है 18 वाला क्वेश्चन, 9:40 पर घड़ी में घंटे की व मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात करो। जो हमारे घड़ी होती है, वॉच होती है, उसमें जो घंटे की सुई और मिनट की सुई होती है उनके बीच एंगल यानी कि कोण ज्ञात करने के लिए भी आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरीके के प्रश्न का जो बेसिक है वो मैंने आप लोगों को अलग से जो घड़ी वाला कॉन्सेप्ट है उसमें बता रखा है। अभी अगर हम डिटेल में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी, इसलिए अगर आप लोगों के पेपर में कोण निकालने के लिए आ जाएगा, एंगल निकालने के लिए आ जाएगा, तो आप लोग एक ट्रिक का फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे। एक फॉर्मूला है जो कि आप लोग यहाँ पर लगाएंगे। अगर इस फॉर्मूले में आप लोग रखेंगे मान को, आपका आंसर आ जाएगा। कोण बराबर 11/2 मिनट माइनस 60h, ये आप लोग लिखना। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पर 60 नहीं 30 होगा, 30h। इसका मतलब क्या है, देखो मिनट की जगह हम लोग लिखेंगे, जैसे यहाँ पर 9:40 है, ये मिनट है, और 9 यानी कि ये घंटा है। ये घंटे वाली सुई है 9 और ये मिनट वाली सुई है जिसमें 40 मिनट हो रखे हैं। तो मिनट की जगह हम लिखेंगे 40 और घंटे की जगह हम लिख देंगे 9। तो इसको अगर हम मैं इस फॉर्मूले में रखूं तो 11/2 इंटू मिनट की जगह मैं कितना लिख दूंगा 40, और माइनस 30h। h की जगह मैं 9 से गुणा कर दूंगा, 9 से। तो अब हम इसको देखें, अगर इसको निकालें तो देखो 2 से 40 को हम काट देंगे तो 20 आ जाएगा, 20 को 11 से गुणा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 220 आ जाएगा, 220। 20 को अगर मैं गुणा कर दूंगा 11 से तो 220 आ जाएगा, माइनस 30 को मैं 9 से गुणा करूंगा, 9 तिया 27, 270 ये आ जाएगा। अब 220 में से 270 माइनस करूंगा तो ये -50 आ जाएगा, -50। अब ये -50 हमारा उत्तर नहीं होगा, -50 उत्तर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर दो कोण बनते हैं, एक बनता है आंतरिक कोण, एक बनता है बाह्य कोण। अगर ये घड़ी है, ये घड़ी 9:40 का अगर समय दे रहा है हमको, 9 ठीक है, तो 9 अगर हमें 40 मिनट का समय दे रहा है तो ये कहाँ पर बनेगा, देखो ये 9 है, ये 6 है, ये 3, ये 12। अब 9:40 यहाँ पर ये वाला कोण पूछ रहा है,
तो ये वाला कोण है जो कि हमको निकालना था, और ये अंदर का कोण तो आ गया 50 डिग्री, अंदर का कोण तो आ गया 50 डिग्री। अगर हमें बाहर का कोण पूछा होता तो हमारा कोण का आंसर होता बाह्य कोण। ये आंतरिक कोण निकल के आया, आंतरिक। और अगर हमसे बाह्य कोण पूछता तो हम क्या करते, 360 में से इसको माइनस कर देते, 360 माइनस 50 कर देते, तो ये कितना आ जाता, 310 आ जाता। तो इस प्रकार है जो कि हम लोग इनका आंसर कर सकते हैं, और आप लोग इस फॉर्मूले में अगर रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे 19वें क्वेश्चन की। 19वें क्वेश्चन की तो आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। हम बात करेंगे 19वां क्वेश्चन, और 19वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो 19वां क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या कह रहा है कि ए बी से छोटा है परंतु सी से लंबा है, यानी कि ये ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन है, जिसमें एक छोटा एक बड़ा हमको पूछ लिया जाता है कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, दूसरे नंबर का बड़ा कौन सा है। तो इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न को अगर हम पढ़ें, ए बी से छोटा है, तो छोटा और बड़ा हम लोगों ने चिन्ह पढ़े होंगे छोटा बड़ा का। अगर दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति, एक है ए एक है बी, अगर ए की लंबाई ये है, बी की लंबाई इस प्रकार से है, तो हमको देखने को मिल रहा है कि ए बड़ा है और बी छोटा है। तो हम लोग इसमें कौन सा चिन्ह का प्रयोग करेंगे, इसमें हम प्रयोग करेंगे ये वाला चिन्ह। ए की तरफ मुंह खुला और बी की तरफ मुंह बंद, इसको हम ग्रेटर देन का चिन्ह बोलते हैं, बड़ा वाला चिन्ह बोलते हैं। एक चिन्ह ऐसा भी होता है, एक चिन्ह बराबर का, ये तीन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं। लेकिन हम लोगों को ये देखना है कि जो बड़ा होगा उसकी ओर मुंह खुला होगा। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखो, ए बी से छोटा है, जो ए है वो बी से छोटा है, बी से छोटा है ए, तो ऐसा होगा बिल्कुल। परंतु सी से लंबा है, ये क्या है, सी से लंबा है। कौन, ए बी से छोटा है परंतु, अच्छा हाँ रुको फिर से बना लेते हैं, मैंने सी लिख दिया था वहाँ पर। ए बी से छोटा है तो बी बनाया, बी से छोटा कौन है, ए है, परंतु सी से लंबा है। ये जो ए है वो क्या है, सी से लंबा है, तो इस प्रकार मैंने बना दिया। अब देखो डी ए से छोटा है, ये जो डी है ना, ये डी ए से छोटा है, ए से छोटा है, तो ए से छोटा मैं यहाँ पर बना देता हूँ, अगली लाइन में बना देता हूँ। चलो, ए से छोटा है डी, मैंने ये बना दिया, परंतु सी से लंबा है। ये क्या है, सी से लंबा है, कौन, डी। ये बन गया मेरा, ये बना, ठीक है। अब देखो इसको मैं इस वाले में रखूँ, ऊपर वाले में रखूँगा, तो ए और सी के बीच में क्या आ रहा है, डी आ रहा है। इन ए और सी के बीच में डी आ रहा है, तो मैं ऊपर वाले में लिख देता हूँ ए और सी के बीच में डी, डी और सी, ये बन गया ए और सी के बीच में डी। यहाँ तक हमारा हो गया। अब क्या कर रहा है, ई बी से छोटा है, ये जो ई है वो क्या है, बी से छोटा है। ई क्या है, ई क्या है, बी से छोटा है। ई जो है वो बी से छोटा है, मैंने बनाया, लेकिन ए से लंबा है। ये जो ई है वो क्या है, ए से लंबा है। अब यहाँ पर इस वाले को ये ऊपर वाले में हम अगर रखेंगे तो देखो B और A, नीचे वाले में देखो B और A के बीच में क्या आ रहा है, E आ रहा है, तो हम यहाँ पर B और A के बीच में क्या बना देते हैं, E बना देते हैं। तो E बना दिया मैंने, ये B। तो अब हमारा बैठ गया हिसाब। और अब हम प्रश्न पढ़ते हैं, तो सबसे छोटा व्यक्ति कौन सा है। तो इसमें देखो सबसे छोटा हमको कौन देखने को मिल रहा है, सबसे छोटा मिल रहा है C। ये क्या है, सबसे छोटा है, और B क्या है, सबसे बड़ा है, ठीक है। और फिर E है, फिर A है, फिर D है, तो B सबसे बड़ा, फिर E, फिर A और फिर D, और अंत में 5वें नंबर पर आ गया C। तो दोस्तों इस प्रकार आप लोगों से ऑर्डर रैंकिंग का प्रश्न भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसको बढ़िया तरीके से देख के आसानी से आप कर ले जाएंगे, ठीक है। तो 19 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, अब एक क्वेश्चन और बचा है।
एक क्वेश्चन और बचा है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम इतने ही क्वेश्चन करते हैं, 19 ही क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो मैं 19 ही क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं लिखा है वैसे, तो इसलिए मैं 19 ही क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को करा रहा हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इतनी बात करते हैं, और वीडियो कैसे लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो लेकर, और ऑल द बेस्ट आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। तब तक बने रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।